और उसके बाद आभार आप सभी लोगों का, सभी मित्रों का जो जगह जगह से भारत में भी और विश्व के अन्य देशों से भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ी सार्थक चर्चा आज के इस कार्यक्रम में कर सकेंगे। मित्रों, जमाना बहुत बदल चुका है, जमाना बहुत बदल चुका है और मेरे जैसा बंदा जब तक ट्विटर पर जाकर 8-10 सेलिब्रिटीज को ट्रोल नहीं कर लेता है, तब तक एक जिम्मेदाराना, लोकतांत्रिक और समावेशी संवाद की सार्थकता ही महसूस नहीं होती। जमाना बहुत बदल चुका है। भले ही अपने माता पिता के पांव छुए लोगों को कई महीने गुजर गए हों, लेकिन जब तक फेसबुक और व्हाट्सएप पर रोज सुबह सबको गुड मॉर्निंग ना कर दें, तब तक दिन की अच्छी शुरुआत ही नहीं होती। और जमाना बदल चुका है। जब तक व्हाट्सएप पर इधर उधर से आए हुए 10-15 धांसू मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर देते, तब तक रचनात्मकता की संतुष्टि महसूस ही नहीं होती। तो मित्रों, जमाना वाकई बहुत बदल चुका है। भले ही किसी के घर में आटा मिले या ना मिले, डाटा सबके फोन में मिलता है। ऐसे जमाने में अगर कोई ये कहे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बादलों में डेटा स्टोर करना है, तो ये किसी जुर्म से कम नहीं है। लेकिन यही हो रहा है और इसीलिए हमने यह कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें हम एकदम बुनियादी बातें करने वाले हैं। अगर आप मुझसे किसी बड़े भारी ज्ञान या रिसर्च की आज उम्मीद कर रहे होंगे, तो शायद अब तक आपकी आंखें खुल चुकी होंगी। बहरहाल, अगर इतनी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, तो कुछ तो ढंग की बात करनी ही पड़ेगी। अस्तु। तो मित्रों, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये आप यहां पर सबसे पहले शीर्षक देखिए, यूनिकोड खरीदना है कहां मिलेगा। ये जो वाक्य है, ये अपने आप में हंसी भी पैदा करता है, मुस्कुराहट भी पैदा करता है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल भी पैदा करता है कि ये कौन सोच रहा होगा आज के समय में। कौन व्यक्ति है जो इस तरह की बातें सोच रहा होगा? तो वो व्यक्ति है हमारा आम आदमी। आज भी हमारे देश में कंप्यूटर, मोबाइल, क्लाउड और दूसरी तकनीकों के बारे में, इंटरनेट समेत, जागरूकता का स्तर बहुत कम है। और हम लोग पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से अक्सर इस तरह की बातें करते रहे हैं, जिनमें हम क्या करते हैं कि लोगों को चमत्कृत करते हैं, जिनमें हम लोगों को चमत्कृत करने पर ध्यान देते हैं कि देखिए हिंदी में ये हो गया, देखिए हिंदी में हम बोलकर टाइप कर सकते हैं, देखिए हिंदी में अब हैंडराइटिंग का इस्तेमाल भी हम लोग करने लगे हैं। इसी तरह की बातें हम करते हैं प्राय, और लोगों को चौंकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चौंकाने का खेल जो है मित्रों, ये काफी पुराना हो गया और मुझे लगता है कि ये चौंकाने का खेल हम बाद में फिर करते रहेंगे। लेकिन एक बार बुनियादी चीजों पर लौटें, क्योंकि आज भी लोगों के मन में बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जब हिंदी का एक प्रयोक्ता बात करता है टेक्नोलॉजी की, तो प्राय वो फॉन्ट और कीबोर्ड और उसके बाद फॉन्ट कन्वर्जन और ज्यादा से ज्यादा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तक सीमित रहता है, और थोड़ा बहुत ईमेल की बात कर लेता है, और आज के जमाने में व्हाट्सएप या एक आध जूम आदि की बात कर लेता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग नहीं जाते। हमारे प्रश्न भी जो होते हैं वो फॉन्ट्स के बारे में ही होते हैं, कीबोर्ड्स के बारे में ही होते हैं, रेमिंगटन के बारे में होते हैं, या फिर कृति के बारे में होते हैं। हमारे प्रश्न भी वही होते हैं। फॉन्ट और कीबोर्ड तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर काम कैसे करता है, चीजें काम कैसे करती है, हिंदी वहां तक पहुंची कैसे है, आदि आदि। तो ये जो श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, ये श्रृंखला असल में बुनियादी चीजों से शुरू होगी और धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर वाक्य दिखाई दे रहा है, यूनिकोड खरीदना है कहाँ मिलेगा, इसके पीछे एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। मैं कुछ समय पहले दिल्ली के नेहरू प्लेस में गया था, जहां पर आप जानते हैं कि नकली और असली तमाम तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ युवक जो हरियाणा के अलग अलग शहरों से आए हुए थे, कुछ पानीपत से आए हुए थे, कुछ करनाल से आए हुए थे, कुछ रोहतक से आए थे, और वो लोग बड़े घबराए हुए से वहां पर सॉफ्टवेयरों की दुकानों पर भटक रहे थे। और जब मैं उनके पास, मैंने देखा कि कुछ युवक जो हैं वो भटक रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा, सर हम लोग भारत सरकार की एक हिंदी टाइपिस्ट की परीक्षा देना चाहते हैं, और वो परीक्षा जो है वो यूनिकोड फॉर्मेट में होगी। अब हम यूनिकोड खरीदने आए हैं कि हम खरीद कर ले जाएं और अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर लें, लेकिन वो यूनिकोड यहाँ पर मिल नहीं रहा। तो मित्रों, वो ये प्रश्न है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब वो गनीमत थी कि मैं उनको मिल गया, अन्यथा इस बात को आप पक्का मानिए कि नेहरू प्लेस के जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, वो जरूर उनको कोई ना कोई सीडी पकड़ा देते कि जाओ ये यूनिकोड है, इसको जाओ और तुम इंस्टॉल कर लो ये, और इसके इतने पैसे दे दो। मैंने उन्हें बताया कि मित्रों, यूनिकोड तो तुम्हारे अपने कंप्यूटर में है, तुम्हारे अपने विंडोज में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाओ, वहां पर जाके ऐड लैंग्वेज करो, क्लिक करो, भाषा जोड़ लो, यूनिकोड आ गया। तो तुम रोहतक से आए हो, करनाल से आए हो, कहां कहां से तुम यहाँ पर आए हो यार, कम से कम थोड़ा सा इंटरनेट पर ही देख लेते।
तो मुद्दा यह है कि जागरूकता का स्तर हमारे यहाँ पर यह है आज भी। हालांकि हम बहुत आगे चले गए हैं, और पिछली संगोष्ठी में आपने देखा होगा कि हमने आपको स्पीच टू टेक्स्ट नहीं बल्कि हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन से लेकर के ध्वनि से ध्वनि में अनुवाद और बहुत ही आधुनिकतम चीजें दिखाई थी। लेकिन एक बार फिर हम जीरो से शुरू करते हैं, शून्य से शुरू करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आज भी जागरूकता का स्तर है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एकदम बुनियादी चीजों को जानना शुरू करें। और जब बुनियादी चीजों को जानना हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आती है, जो प्रश्न लोगों को नहीं पता, वो यह है कि भाई हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। अब मैं सीपीयू और एएलयू और उस तरह की बातें नहीं करूंगा कि वो क्या होते हैं, सिर्फ बुनियादी बात करूंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ये हमारे यहाँ पर अधिकांश लोगों की जानकारी में नहीं। अब मित्रों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अगर बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो हार्डवेयर वो है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की का एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक चीज है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला एक तत्व है, एक अवयव है, लेकिन जिसको आप छू सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका माउस जिसको आप छू सकते हैं और जिसके जरिए आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, आपका मॉनिटर जिसको आप छू सकते हैं और कंप्यूटर पर उसके जरिए काम कर सकते हैं, आपका कीबोर्ड है, या और बहुत सारी चीजें जिनको आप छू सकते हैं, वो हार्डवेयर, बेहद सरल भाषा में। और अब उसके बाद प्रश्न पैदा होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर को चलाता है, जो बहुत सारी दूसरी चीजों को चलाता है, जिसके जरिए आप काम भी करते हैं लेकिन जिसको आप छू नहीं सकते। यानी वो कंप्यूटर के निर्देशों के रूप में है जिनको आप ना तो देख सकते हैं ना उनको छू सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। हालांकि आप देख सकते हैं उसका यूजर इंटरफेस, लेकिन सॉफ्टवेयर के निर्देश या प्रोग्रामिंग कहाँ है उसको आप नहीं देख सकते। इसको एक मैं बहुत ही छोटे उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि आप याद कीजिए कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं और आप एक सीडी लेकर के आते हैं गानों की, तो उस गानों की सीडी में वो दो तरह की आती है। या तो आप एक सीडी ले आइए जो कि ब्लैंक है, और उसको जब आप खरीदने जाते हो तो वो मुश्किल से 10 या 15 रुपए की आपको मिलती है। लेकिन जब आप जाते हैं और एक दूसरी सीडी लेते हैं जिसमें गाने हैं, या उसमें कोई वीडियो प्रोग्राम है, या जिसमें कोई मूवी है, वो जब लाते हैं तो वो आप अगर आप जेन्युइन लेते हैं तो 200-250 रुपए की आती है, और अगर आप इधर उधर से लेते हैं तो 50-60 रुपए की आती है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है। आप उस गानों को सुन पाएंगे, उन गानों को आप सुन पाएंगे, लेकिन आप उनको देख नहीं पाएंगे। उस प्रोग्राम को, वीडियो प्रोग्राम को आप देख पाएंगे, लेकिन आप उसको छू नहीं पाएंगे। तो ये फर्क है दोनों के बीच में बुनियादी। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि ऐसे निर्देश जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में आप जानते हैं, तो ऐसे ही निर्देश आपके कंप्यूटर को चलाते भी हैं। आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है मित्रों। उसी तरह से जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क की जरूरत होती है, या किसी कार को चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है जो अपना मस्तिष्क यूज कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो उसके बिना वो नहीं चल पाएगा, जो उसके कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों को संचालित करने में सक्षम है, और वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दुनिया में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको हम जानते हैं वो है विंडोज। और विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 1985 में पहली बार आया था मित्रों, और दुनिया में आज भी 90% से ज्यादा लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें हैं और कुछ इसकी सीमाएं भी है, कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं। पहली खास बात क्या है कि विंडोज किसी भी मशीन पर चल जाता है। आप बाजार से जाते हैं और आप जाकर के एक कंप्यूटर खरीद लाते हैं और बाद में खुद ही उसमें विंडोज डाल लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने एचपी की मशीन खरीदी है, या आपने डेल की खरीदी है, या आपने किसी से असेंबल करवाई है, फिर भी आप घर लाते हैं और उसमें विंडोज डाल लेते हैं और विंडोज वो आपका कंप्यूटर चलना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी बात है, उसकी सरलता और विभिन्न हार्डवेयर के प्रति उसका समर्थन, ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद विंडोज सस्ता है, सबसे सस्ता नहीं है लेकिन मैकिंटोश से सस्ता है। एप्पल मैकिंटोश जिसका आपने जिक्र सुना होगा, जिसकी बात हम करेंगे, उससे विंडोज सस्ता पड़ता है, यानी आम आदमी की पहुंच में है विंडोज। उसके बाद सबसे सरल है उसको इस्तेमाल करना। आप जानते हैं कई बार आप कंप्यूटर लाते हैं और ये कहा जाता है कि इसको थोड़ा बहुत आप उल्टा सीधा उंगलियां चलाओ, आप सीख जाओगे। तो विंडोज इतना ही सरल है कि आपको ज्यादा विशेष उसके लिए प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाते हैं। उसके बाद विंडोज पर सर्वाधिक सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटरों के मामले में बात की जाए तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर अगर कहीं पर उपलब्ध है, मैं लिनक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिन सॉफ्टवेयरों की बात कर रहा हूं वो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो प्रूव हो चुके हैं और जो शौकिया तौर पर या फ्री और ओपन सोर्स के तहत नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो पूरी तरह से कमर्शियली अवेलेबल हैं, या यहाँ तक कि फ्रीवेयर और शेयरवेयर में भी अवेलेबल है। लेकिन कुल मिला के उनकी संख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक
उपयुक्त या सर्वाधिक प्रयुक्त सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे अगर, तो वो विंडोज पर मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति एक उसमें डेवलपर बन जाता है, वो सॉफ्टवेयर बना सकता है। सर्वाधिक सॉफ्टवेयर आपको यहां मिलते हैं और शायद ये कहा जाता है कि विंडोज की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि उस पर आप एक सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं तो आपको 50 मिलते हैं। यही बात आप आज एंड्रॉइड के बारे में कह सकते हैं, जहां तक मोबाइल फोन का सवाल है। मोबाइल फोन पर आपको तमाम तरह के एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो कि अन्य माध्यमों पर नहीं मिलते, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों पर नहीं मिलते, आईफोन पर नहीं मिल पाते या अन्य पर नहीं मिल पाते, ब्लैकबेरी आदि पर। तो ये एक बहुत बड़ी मजबूती है विंडोज की कि वो उस पर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध है, आपकी आपकी चॉइस बहुत खुली हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं कि ये आपके ऑफिस के अनुकूल है, यानी आप उसको अपने दफ्तर में जो जितना भी आपको आपका वातावरण आपने बनाया है, एक इकोसिस्टम बनाया है, उसमें विंडोज बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है। क्योंकि विंडोज के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं, विंडोज के जो कंप्यूटर 15,000 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं और आगे तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। तो बेहद अनुकूल है उनको इस्तेमाल करना। और उसके बाद सुरक्षा का जहां तक सवाल है, आज विंडोज पूरी तरह से सुरक्षित भी है मित्रों। पहले ये कहा जाता था कि विंडोज में वायरसों की चुनौती है या अन्य चुनौतियां हैं, लेकिन आज वो चुनौतियां नहीं है, क्योंकि विंडोज के भीतर ही आप जानते हैं कि विंडोज डिफेंडर आता है और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजें आती है जो कि पिछले 4-5 साल में विकसित की गई हैं या जोड़ी गई हैं, जिनके बाद अब विंडोज बेहद सुरक्षित है। तो ये हुआ विंडोज, इसकी बुनियादी जानकारी कि विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे सरल है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर उस पर उपलब्ध है, शायद सबसे सस्ता भी है, कम से कम मध्य में तो आप कह ही सकते हैं, और जो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद आते हैं मैकिन्टोश। मैकिन्टोश से पहले विंडोज की एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो दफ्तर का कामकाज करने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए अपने हमारे आम दफ्तरों में, सरकारी और निजी दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए विंडोज बहुत ज्यादा अनुकूल माना जाता है, प्रोडक्टिविटी के काम के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल माना जाता है। लेकिन उसके बाद हम चलते हैं मैक की तरफ, तो मैक को क्रिएटिविटी वाले कामों के लिए ज्यादा अनुकूल माना जाता है कि जो लोग मिसाल के तौर पर जो ग्राफिक्स का काम करते हैं, जो कलाकार है, या जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, इस तरह के जो क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, और ये वैसे काम है जिनमें ज्यादा आपको स्पेस चाहिए, प्रोसेसर की ज्यादा पावर चाहिए, आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, यानी कंप्यूटर में ज्यादा दमखम की जरूरत है, तो वहां पर मैक की जरूरत पड़ेगी, वहां पर वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैक के साथ कुछ सीमाएं भी है। मिसाल के तौर पर मैक अगर चलता है तो सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर पर चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जाएं और आप कोई भी कंप्यूटर खरीद लाएं और आप किसी भी कंप्यूटर पर मैकिन्टोश को डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल कर ले, नहीं, आप नहीं कर सकते। तो वो एक बात हुई। दूसरी बात, अच्छा मैं वर्चुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि थोड़ी एडवांस्ड किस्म की चीज है, जिस पर हम अभी कम से कम आज के कार्यक्रम में बात नहीं करेंगे। तो मैकिन्टोश का इस्तेमाल करने के लिए आपको एप्पल का ही हार्डवेयर चाहिए, ये उसकी सीमा है। और एप्पल का हार्डवेयर आप जानते हैं कि वो महंगा होता है, वो सस्ता नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैकिन्टोश का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग से उपलब्ध नहीं है, डाउनलोडेबल नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें और बाद में कहीं भी इस्तेमाल करते रहें। और ये थोड़ा जटिल है, इसको इस्तेमाल करना बहुत जटिल नहीं है, लेकिन विंडोज की तुलना में ये जटिल है। उसके बाद इसके जो सॉफ्टवेयर है उनकी संख्या कम है, काफी कम मात्रा में, कम संख्या में सॉफ्टवेयर इसके लिए उपलब्ध है, यानी बहुत ज्यादा आपको आजादी नहीं है अगर आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और सॉफ्टवेयर महंगे भी हैं। एक समान सॉफ्टवेयर जो विंडोज पर इस्तेमाल होता है और जो मैक पर इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे कि मैक के लिए जब आप उसको खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। उसके बाद सुरक्षा के मामले में मैक को ज्यादा सुरक्षित माना जाता रहा है, शुरू से ही ऐसा माना जाता है कि मैक में वायरस नहीं आते। हालांकि ये बात थोड़ी वास्तविकता से दूर है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है तकनीक की दुनिया में कि वायरस उन सॉफ्टवेयरों में या उन ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए बनाए जाते हैं जो ज्यादा चलते हैं, जिनका प्रयोग ज्यादा होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वायरस निर्माता भी किसी ऐसी चीज पर अपना समय, श्रम और ध्यान खर्च नहीं करना चाहता जिसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हो। क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस निर्माता लाखों या मिलियंस तक पहुंचता है, करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, और तब उसमें से कुछ लोग क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड कर लेते हैं और वो फंस जाते हैं। लेकिन अगर लोग इस्तेमाल ही कम कर रहे हैं तो वायरस निर्माता को मैं कहूंगा कि आरओआई नहीं मिलता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो वो विंडोज के लिए ज्यादा बनाते हैं बनिस्बत मैक के। तो ये वाली बात तो उतनी ज्यादा मैं नहीं मानता कि बेहद जरूरी है, क्योंकि मैक में समय समय पर वायरस आते रहे हैं। अब उसके बाद तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स। और हिंदी की दुनिया में लोग लिनक्स को बहुत कम जानते हैं। लिनक्स या कुछ लोग लाइनक्स भी उसको बोलते हैं, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, जबकि वो एक अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव या एक वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स की खास बात यह है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है, यानी कि निःशुल्क और मुक्त स्रोत की श्रेणी में आता है। अब इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो
इस लिनक्स का जो बुनियादी एक ढांचा था उसको उन्होंने ले लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन सबके बीच में आपस में कोलैबोरेशन भी होता है। एक व्यक्ति उसमें एक चीज जोड़ देता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज जोड़ देता है, तीसरा व्यक्ति तीसरी चीज जोड़ देता है। कुछ संस्थान या कंपनियां भी हैं, वो भी इनमें कुछ चीजें जोड़ देते हैं और अंत में वो लिनक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कोलैबोरेटिव आधार पर उसमें योगदान दे रहे हैं। तो वो लिनक्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो मित्रों, ये उसकी एक तरह से कमजोरी भी है। कमजोरी ये है कि उसकी एक दिशा नहीं है, स्पष्ट दिशा जिस दिशा में वो चल रहा हो, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में भी जा रहे होंगे। उनमें से कई लोग उसमें रिपीटिशन भी कर रहे होंगे। एक व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ बनाया, लेकिन दूसरा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में वही चीज बना रहा है अलग तरह से, तीसरा व्यक्ति कहीं और बना रहा है। तो एक अगर वो सब लोग मिलकर के एक साथ एक दिशा में अपनी शक्ति खर्च करें तो शायद बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम आए। लेकिन यहाँ पर शायद ये एक सीमा मानी जा सकती है। हालांकि मैं लिनक्स को उसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स, पहले इनके बीच में बड़ी प्रतिद्वंदिता मानी जाती थी, लेकिन आज दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है उस पर लिनक्स को होस्ट किया जाता है। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है जिसको बोलते हैं एज्योर, आप उस पर जाकर एक प्लान ले सकते हैं जिसके तहत आप लिनक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये दुनिया बहुत ओपन भी हो गई है मित्रों। सॉफ्टवेयर की जो दुनिया है ये अब बिल्कुल जैसे वैश्वीकरण हो रहा है या ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैसे सॉफ्टवेयर की कंपनियों के बीच में भी बहुत अच्छा ओपननेस और मित्रता का माहौल धीरे धीरे आ रहा है। यानी कम से कम वो एक दूसरे के हितों को बढ़ाते हुए या एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात इस बात पर भी लागू होती है कि एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बहुत सारे मंचों पर एक साथ खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट और मैक भी, एप्पल भी मिलकर काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पर लिनक्स को होस्ट किया जाता है। अभी कुछ साल पहले बड़ा मजेदार दृश्य पैदा हुआ था जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला खड़े थे, वो भाषण दे रहे थे और स्क्रीन के पीछे लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट लव्स लिनक्स। तो वो एक दृश्य था। यानी ये बदलती हुई संस्कृति का परिचय है। बहरहाल मैं लिनक्स पर इतना क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम हिंदी वालों को इन चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। क्षमा करें। अब लिनक्स का जरा सा परिचय देता हूं कि लिनक्स जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। और यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक बहुत पहले इस्तेमाल किया जाने वाला, मतलब 70 के दशक में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। अभी भी उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब वो ज्यादा संस्थानों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। आम लोगों के बीच में उसका ये लिनक्स नाम का जो वर्जन है वो आ गया है। ये ज्यादा लोकप्रिय है। ये फ्री और ओपन सोर्स की श्रेणी में आता है और ये सबसे सस्ता है, क्योंकि लिनक्स के ज्यादातर संस्करण आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे मित्रों। क्योंकि आप जानते हैं कि ये आता ही फ्री एंड ओपन सोर्स की कैटेगरी में है, तो ज्यादातर इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो स्वयंसेवक कैटेगरी के हैं, उस श्रेणी के हैं। वो ये मानते हैं कि जिस तरह से हवा मुफ्त है या पानी मुफ्त है, उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी मुफ्त होना चाहिए, ये वो मानते हैं। और इसलिए उनमें से बहुत सारे लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो ये सबसे सस्ता या लगभग निःशुल्क आप कह सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी मजबूती है। लेकिन उसके बाद इसमें अगर आप काम करना चाहेंगे तो उतने अच्छे सॉफ्टवेयर आज भी कम हैं। और कम से मेरा तात्पर्य यह है कि जितने ज्यादातर सॉफ्टवेयर हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होंगे। जैसे आप लिनक्स पर काम करें और उसी फाइल को किसी को भेजें जो कि विंडोज इस्तेमाल करता है, तो शायद फिर रुकावट आ जाएगी। इस तरह की अड़चने आती रहेंगी। अब उसके बाद सुरक्षा के मामले में लिनक्स को बहुत अच्छा माना जाता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो वो लिनक्स है। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि आज के जमाने में तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा सुरक्षित है और विंडोज काफी ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन लिनक्स की शुरू से ही ऐसी प्रतिष्ठा रही है कि वो वायरसों के मामले में और प्राइवेसी के मामले में सर्वाधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। लेकिन इसके बाद एक बिंदु और आता है कि जटिल है। इसको इस्तेमाल करना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कि विंडोज या मैक को भी हो सकता है। लेकिन लिनक्स को इस्तेमाल करना थोड़ा सा जटिल है। उसके लिए थोड़ा सा आपका तकनीकी आपकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो उसको लोकप्रिय बनाने पर थोड़ा शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये दिक्कत आती है। अब लिनक्स के बहुत सारे रूप भी हैं। मिसाल के तौर पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 4-5 उसके अलग अलग अवयव होते हैं। पहली चीज है लिनक्स का कर्नेल, यानी कि उसके बुनियादी कामकाज को संभालने वाला एक ढांचा, जिसका विकास किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने, जो कि लिनक्स के संस्थापक मान सकते हैं या उनको आप विकासकर्ता मान सकते हैं, जिन्होंने यूनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, यूनिक्स के मूल ढांचे का इस्तेमाल करते हुए लिनक्स का विकास किया। उसके बाद लिनक्स में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं जीएनयू। अब ये लिनक्स का असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इसको बहुत सारी क्षमताएं देता है विंडोज की तरह ही। उसके बाद इसका अपना एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है जिसको बोलते हैं, जो दो श्रेणियों में तो खासतौर पर जाना जाता है। एक का नाम है जीनोम और एक का नाम है केडीई। जीनोम और केडीई, ये दोनों डेस्कटॉप एनवायरनमेंट काफी लोकप्रिय हैं।
उसके बाद इसके बहुत सारे डिस्ट्रोज होते हैं। डिस्ट्रो का मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी मिसाल के तौर पर आप चाहें तो लिनक्स खुद ही बना करके अपना खुद का ब्रांडेड लिनक्स बाजार में उतार सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रो। तो ऐसे कई डिस्ट्रो आपने देखे होंगे, SUSE, रेड हैट देखा होगा, डेबियन देखा होगा आपने, फेडोरा देखा होगा, ओपन SUSE, उबंटू आदि आदि, बहुत सारे डिस्ट्रो, यानी ये अलग अलग ब्रांडेड लिनक्स हैं। तो ये मित्रों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए कि दुनिया में कंप्यूटरों को चलाने के लिए क्या क्या पद्धतियां इस्तेमाल की जाती हैं, संचालन पद्धतियां भी आप इनको कह सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजों का हम जिक्र करेंगे। अब यूनिक्स का जिक्र मैंने आपसे किया, 1970 के दशक में भी इसका इस्तेमाल होता था, और बहुत सारे हमारे आधुनिक रिसर्च के जितने काम हुए हैं, विश्वविद्यालयों में जो काम हुए हैं, या उस जमाने में डिफेंस के क्षेत्र में जो काम होते थे, उसमें यूनिक्स का ही इस्तेमाल होता था। ये भी बहुत ज्यादा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है और मल्टी यूजर है। उसके बाद आइए आप मोबाइल फोन पर, तो इसके दो प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक का नाम है iOS, जिसको एप्पल ने बनाया है, जिसको आप आईफोन के रूप में जानते हैं कि आईफोन को चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है एंड्रॉइड, जिसको ओपन सोर्स की कैटेगरी में बनाया गया है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उसको गूगल ने फंड किया था, इसलिए कई लोग उसको गूगल के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसके तहत एंड्रॉइड का विकास हुआ है। तो ये हुए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके जरिए मोबाइल भी चलता है और विंडोज और आपका कंप्यूटर भी चलता है। अब मित्रों बात करते हैं कुछ बुनियादी सवालों की। आमतौर पर मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं कई बार जो चीजें अपने कार्यशालाओं में दिखाता हूं, तो लोग कहते हैं कि आपने ये चीज दिखा दी, आपने बोलकर टाइप करना दिखा दिया, लेकिन मेरे कंप्यूटर में तो ऐसा होता नहीं, या आपने मान लीजिए ध्वनि का इस्तेमाल करके दिखा दिया, मेरे कंप्यूटर में तो होता नहीं, जबकि मेरे कंप्यूटर में भी विंडोज है। तो ये आप कौन सा विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो, ये कौन सा विंडोज है जिसमें आपने अभी बताया कि आप ऑल्ट क्यू दबाते हो और एक कमांड लिखते हो तो अपने आप ही आपका जो MS वर्ड का जो पेज है उसमें उसका फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो ये कौन सा विंडोज है? तो असल में लोगों को, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि विंडोज अलग चीज है और ऑफिस अलग चीज है। ये दोनों अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं मित्रों। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसमें कोई भी ऑफिस जैसी चीज मौजूद नहीं है। मतलब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि जिसका इस्तेमाल करते हो, कई लोग ये मानते हैं कि ये विंडोज का हिस्सा है, लेकिन ये विंडोज का हिस्सा नहीं है। विंडोज का काम सिर्फ आपके कंप्यूटर को चलाना है और उसमें ऐसा माहौल प्रदान करना है जिसके तहत दूसरे सॉफ्टवेयर भी उसमें चल सके। तो ऑफिस अलग चीज है। अब ये धारणा क्यों बैठी लोगों के मन में? क्योंकि लोग क्या करते हैं, असेंबल करवाते हैं अपना कंप्यूटर, और उसमें उनको ऑटोमेटिकली जो असेंबल करने वाला है वो प्राय एक पायरेटेड विंडोज और पायरेटेड ऑफिस डाल देता है। तो उनको तो बेचारों को, जब वो खरीद के लाते हैं तो उनको दोनों चीजें तैयार मिलती है, तो वो नहीं जानते कि विंडोज किसका हिस्सा है या ऑफिस किसका हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब इसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई विंडोज लगातार बदलती क्यों रहती है? पहले 95 आया, उसके बाद 98 आया, फिर 2000 आ गया, उसके बाद 2003 आया, फिर उसके बाद में विस्टा आया, उसके बाद दूसरे विंडोज 7 आया, 8 आया और आजकल 10 आया। तो इतने बदलते क्यों चले जाते हैं? और साहब हम तो विंडोज XP का इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो अब हम सॉफ्टवेयर नहीं डाल पा रहे, या नया सॉफ्टवेयर डाला वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, साहब ये क्या झमेला है? तो देखिए ये झमेला ये है कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, जब वो लॉन्च होता है तो उसको 10 साल के लिए समर्थन मिलता है। ये माना जाता है कि ये सॉफ्टवेयर 10 साल आप इस्तेमाल करेंगे और 10 साल बाद इसको हटा देंगे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो आता है, मान लीजिए XP है, तो विंडोज XP जो है सन 2000 में आया था, अक्टूबर 2000 में। स्वाभाविक है कि सन 2010 में वो रिटायर हो गया। इसी तरह से आप दूसरे सॉफ्टवेयरों को देखेंगे, जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी 10-10 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए ये नया जो संस्करण है उसका आता चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि विंडोज 10 जो है, इसके बाद विंडोज 11 नहीं आएगा। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। विंडोज 10 के बाद विंडोज 10 ही रहेगा, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट का तौर तरीका बदल गया है। और अब क्या होता है मित्रों, देखिए अलग अलग वर्जन क्यों आते थे? वो वर्जन इसलिए आते थे कि बीच में एक वर्जन आपने खरीदा, उसके बाद दूसरा वर्जन आने वाला है, उससे उसके बीच में जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो कंपनी उसको शामिल करके एक नया संस्करण निकालती थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारे पास क्लाउड है और इंटरनेट है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक नया संस्करण खरीदें, क्योंकि आपका विंडोज 10 ही बार बार अपडेट होता रहता है। वो जो नई चीजें आ रही हैं वो स्वतः ही इंटरनेट से डाउनलोड होती है और आपके विंडोज 10 में जुड़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा विंडोज अपडेट आपका चल रहा है, तो कई बार हमें झुंझलाहट भी होती है कि ये क्यों हो रहा है बार बार, लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि इस बीच जो कुछ आया है नया कुछ, वो आपके सिस्टम में डाला जा रहा है, आप उससे वंचित न रह जाएं। दूसरी बात यह है कि इस बीच जो भी चुनौतियां आई है सुरक्षा के लिहाज से या प्राइवेसी के लिहाज से, उनका समाधान किया गया है, तो वो भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो रही है। तो ये होता है विंडोज अपडेट। अब ये आप जान लीजिए कि विंडोज 10 के बाद में विंडोज 11 नहीं आएगा, फिलहाल कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं आएगा। अगला चलते हैं मित्रों, ऑफिस स्वीट कई तरह के होते हैं। आपने
प्राय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन और भी कई तरह के ऑफिस आते हैं। जैसे कि आप अगर मैकिन्टोश पर काम करते हैं तो उसमें ऑफिस स्वीट आता है जिसका नाम है आई वर्क। समझ लीजिए कि वो एप्पल का एक ऑफिस स्वीट है। उसके बाद गूगल की तरफ से एक ऑफिस स्वीट भी आता है जिसका नाम है जी स्वीट। उसके बाद एक आता है ओपन सोर्स का ऑफिस पैकेज जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस, और एक आता है कोरल कंपनी की तरफ से जिसका नाम है वर्ड परफेक्ट। तो ये अकेला नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके और भी विकल्प हैं जो कि मैंने आपसे जिक्र किया जिनका। अब ये जितने भी ऑफिस स्वीट्स हैं इनके दो तरह के संस्करण आते हैं, एक को बोलते हैं ऑन प्रेम और दूसरे को बोलते हैं क्लाउड। ऑन प्रेम का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप खरीदते हैं और वो आपके पास में सीडी के रूप में या फिर पेन ड्राइव के रूप में हमेशा के लिए आपके पास रहता है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो बदलता नहीं है, वो अपडेट नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये हुआ ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर। वो हमेशा आप, चूंकि आप तो उसको ले आए खरीद करके, आपकी पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव में पड़ा रहेगा, वैसा ही रहेगा। तो ये हुआ ऑन प्रेम। ऑन प्रेम का मतलब ऑन प्रीमाइसिस, यानी आपके संस्थान में या आपके स्थान पर जो आप लेकर आते हैं वो हुआ ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर, या ऑफलाइन भी कह सकते हैं आप उसको। दूसरा हुआ क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में ऑन प्रेम क्या है, ऑफिस 2019 इस समय सबसे ताजा तरीन ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर है। और अगर क्लाउड की बात करें तो सबसे ताजा सॉफ्टवेयर का नाम है, ताजा सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है ऑफिस 365। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, ऑफलाइन है ऑफिस 2019 और ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं क्लाउड आधारित है ऑफिस 365। अब क्लाउड आधारित में फायदा क्या है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो आप तभी चला पाएंगे जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, नहीं, वो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में है, वो भी आपके इंटरनेट से कनेक्ट ना होने पर भी वैसे ही काम करता है जैसे दूसरा ऑफिस करता है। लेकिन फर्क ये है कि उसमें बीच बीच में नई चीजें जुड़ती रहती है, उसमें नई नई, जैसा कि मैंने आपसे कहा, नए फीचर जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए वो क्लाउड आधारित है। और वो बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जो क्लाउड से आती है। मिसाल के तौर पर जब आप एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्षमता आपके ऑफलाइन वाले सिस्टम में नहीं होगी, इसलिए आपको क्लाउड संस्करण की जरूरत पड़ती है ऑफिस 365 की, जो क्या करता है, क्लाउड पर जाता है, वहां ट्रांसलेट करता है और आपको ला करके दे देता है। आप कुछ बोलते हैं, आपकी बोली हुई ध्वनि अगर परिवर्तित होनी है तो क्लाउड पर जाती है आपकी आवाज, वहां से शब्द बनकर वापस लौटती है। तो ये दो तरह के संस्करण होते हैं। अब जो जी स्वीट है, जो गूगल का स्वीट है, वो भी क्लाउड आधारित स्वीट है, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो है वो ऑन प्रेम है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा आपको जानकारी दी कि किस किस तरह के ऑफिस स्वीट्स होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वैसे और दूसरे कौन कौन से स्वीट्स हैं। इसको स्वीट में इसलिए कह रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर पैकेज है और इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑफिस स्वीट। तो ये हुए। अब क्या पैकेजेज हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जानते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खासतौर पर लोकप्रिय है, तो वो इसका, इसलिए ये सबको मिलाकर के कहा जाता है कि ऑफिस स्वीट है। अब एक सवाल पैदा होता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो हम सब जानते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ऑफिस में ये तीन ही सॉफ्टवेयर आते हैं साहब? हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं तीन तक रुके रह जाते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग वर्ड से ही आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि हर कुछ महीने में सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नया और दमदार सॉफ्टवेयर आ जाता है, कुछ ना कुछ नई क्षमताएं पैदा हो जाती है, जुड़ जाती है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा भी ऑफिस में बहुत कुछ है, और अगर आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर को देखेंगे, अपने खुद के सिस्टम को देखेंगे, तो शायद आपको उसमें दिखाई देंगे ये कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा अगर आप ऑफिस में जाएंगे ना अपने ही कंप्यूटर में, तो आप देखेंगे वहां और भी कई सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं आपको। हालांकि ये निर्भर करता है आपने कौन सा वर्जन लिया हुआ है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयरों के नाम मैं बताता हूं आपको। आउटलुक, जो कि ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग जानते होंगे आप में से इसको, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते। उसके बाद एक का नाम है पब्लिशर, वो पब्लिशिंग की दुनिया में इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए आप मैगजीन्स बना सकते हैं, अखबार डिजाइन कर सकते हैं, किताबें बना सकते हैं, पूरी तरह से पब्लिशिंग का काम करने के लिए वो इस्तेमाल होता है, वो भी ऑफिस का हिस्सा है। उसके बाद यामर। यामर क्या है मित्रों? अगर आप अपने संस्थान का एक अपना फेसबुक बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर अभी आज के इस कार्यक्रम में संतोष चौबे जी हैं, ये अपने विश्वविद्यालय में चाहें कि एक हमारे विश्वविद्यालय का फेसबुक बने, तो उनको सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑफिस लेने की जरूरत है। उसमें यामर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो बिल्कुल फेसबुक की तरह ही काम करता है, लेकिन आपके अपने संस्थान के भीतर रहेगा, वो पूरी तरह से प्राइवेट, पूरी तरह से सुरक्षित। तो ये भी ऑफिस में आता है। उसके बाद हम आते हैं पावर बीआई। आप जानते हैं मित्रों, आप जानते हैं कि आजकल एनालिटिक्स का जमाना है, जमाना बहुत बदल गया है और बिजनेस एनालिटिक्स का जमाना है। जब हम बिजनेस, लगता है कुछ लोग बोल रहे हैं, आप कृपया म्यूट कर दें, मैं कर देता हूँ म्यूट। क्लिक करके फिर मैंने नए वाला डाउनलोड करके दोबारा से डिलीट करके फिर किया था, तब हुआ था।
जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑफिस में, सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं है, बल्कि यामर है जो कि फेसबुक जैसा है, पावर बीआई है जो कि आपके आंकड़ों का विश्लेषण करना संभव बनाता है, और उसके आधार पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं आधुनिक किस्म के। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आजकल हेल्थ की दुनिया में, स्वास्थ्य की दुनिया में क्या हो रहा है मित्रों, ऐसे एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि ये बता देते हैं कि फला मरीज को आज के 5 साल बाद हार्ट अटैक आ सकता है, या हार्ट की बीमारी हो सकती है, या फला व्यक्ति को आज के 10 साल बाद आंखों का मोतियाबिंद हो सकता है। अब ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है एनालिटिक्स के जरिए, यानी आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है और उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है, और उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि आपको प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। हालांकि एनालिटिक्स एक बड़ा क्षेत्र है जिस पर कभी हम भविष्य में, हो सकता है कि ऐसा ही कोई सत्र लें यदि लोगों की इच्छा हुई तो, लेकिन उसमें से एक, उसका एक पिलर है, एक स्तंभ है जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी भविष्यवाणी करने वाला एनालिटिक्स या विश्लेषिकी। उस विश्लेषिकी के तहत आप डेटा का विश्लेषण करते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, और अधिकांशतः ये भविष्यवाणी सटीक निकलती है। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र का। आंध्र प्रदेश के स्कूलों में ऐसा पता चलता था, ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, वो 5वीं 6ठी कक्षा आते आते अपने स्कूल को छोड़कर चले जाते थे, पढ़ाई बंद कर देते थे। वहां पर इस पावर बीआई का इस्तेमाल किया गया, और पावर बीआई के जरिए डेटा का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाने लगा कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जिनके स्कूल छोड़ देने या ड्रॉप आउट करने की संभावना ज्यादा है। अब मित्रों, इसका फायदा क्या हुआ? उनके माता पिता से जाकर के टीचर्स मिले, अध्यापक मिले, और उनको समझाया कि नहीं, आप अपने बच्चे को आज भी नहीं हटाना, कल भी नहीं हटाना, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे, उनके लिए उनके खाने की भी व्यवस्था है, या उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या उनकी उनकी जो भी बुनियादी जरूरतें होंगी या उनकी तकलीफें होंगी उनको एड्रेस किया जाएगा। तो ये है एनालिटिक्स, और ये आज ऑफिस स्वीट का एक हिस्सा है। तो आपने देखा यामर, पावर बीआई, उसके बाद एक डेल्व है, शेयर पॉइंट है। शेयर पॉइंट क्या करता है? आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी या अपने विभाग की एक वेबसाइट बनाना चाहें, एक ही वेबसाइट नहीं बल्कि दर्जनों या सैकड़ों वेबसाइटें आप बनाना चाहें, तो शेयर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और वो आपकी प्राइवेट वेबसाइट भी हो सकती है और ओपन वेबसाइट भी हो सकती है। उसके बाद वन ड्राइव इसका एक हिस्सा है, यानी क्लाउड पर आपको एक स्टोरेज मिलता है जिसमें आप अपना दफ्तर का या अपना निजी डेटा स्टोर करते हैं। स्ट्रीम नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आपने यूट्यूब के बारे में सुना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप ये ऑफिस 365 की बात करें तो उसमें स्ट्रीम आता है, जिसके जरिए आप चाहें तो अपने वीडियोस को उसी तरह से जैसे यूट्यूब पर वो उनकी स्ट्रीमिंग होती है, आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म के जरिए अपने वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंटरनेट ब्राउजर्स के बारे में। मित्रों, आप जब इंटरनेट पर जाते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ब्राउजर। और ब्राउजर का मतलब यह है कि उसकी एक एड्रेस बार होती है। इस एड्रेस बार में आप एक एड्रेस लिखते हैं, www. मान लीजिए कि india.com या जो भी है, आप अपना एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद एक वेब पेज खुल जाता है, या आप अखबारों में जाते हैं या पोर्टल्स में जाते हैं तो उनका यूआरएल लिखते हैं और वो पूरा का पूरा वेब पेज खुल जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है एक, जो आपके सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आप विभिन्न वेबसाइटों को देखते हैं, पोर्टलों को देखते हैं, विभिन्न वेब सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाते हैं इंटरनेट ब्राउजर। अब प्रमुख ब्राउजर कौन से हैं? गूगल क्रोम एक बहुत ही लोकप्रिय ब्राउजर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एज एक बहुत ही अच्छा और नया ब्राउजर है, उसका दूसरा वर्जन अभी आया है जिसको बोलते हैं एज क्रोमियम, जो कि बहुत शक्तिशाली है, और मैं आपको उदाहरण दूंगा उसका। उसके बाद एप्पल, जो कि मैकिंटोश की तरफ से बनाया हुआ, एप्पल की तरफ से बनाया हुआ एप्पल सफारी ब्राउजर है। और फिर एक ओपेरा, एक मोजिला, और उसके बाद एक यूसी ब्राउजर है। फायरफॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। और एक यूसी ब्राउजर जो चीन से आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चिंताएं भी प्रकट की जाती है सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर के। तो ये ब्राउजर होते हैं जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं। अब आप प्राय इनका इस्तेमाल तो लगातार करते हैं, लेकिन मैं आपको दो ऐसे फीचर बताऊंगा जो शायद आपके काम आएंगे। मैं इस बीच आपको खोल लेता हूं, इसको बंद करता हूं और आपको मैं ब्राउजर खोल के दिखाता हूं मित्रों। तो मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले, ये आपका ये क्रोम ब्राउजर है। इसमें मान लीजिए हमने एक वेबसाइट खोली, मान लीजिए जागरण खोल लेते हैं, और उसके बाद मैंने एक और वेबसाइट खोली जिसको हम समझ लेते हैं कि जो कि मान लीजिए एनडीटीवी खोल लेते हैं, एक आज तक खोल लेते हैं। 3 वेबसाइटें मैंने आपके सामने खोली। एक छोटी सी टिप दे रहा हूं मैं आपको ब्राउजर से जुड़ी हुई। ये 3 वेबसाइटें खोली मैंने, यहाँ आज तक खोल दिया मैंने। इससे पहले मेरा एक जूम खुला हुआ है, ये 3 वेबसाइटें आपने देखा यहाँ पर खुल गई। और मान लीजिए मेरे से गलती से इनमें से कोई भी बंद हो जाती है, जैसे ये बंद हो गई मुझसे गलती से,
और मैं भूल गया कि अब मैं उसको कहां से लाऊं, क्या वेब पेज था मुझे नहीं पता। तो मित्रों एक छोटी सी कमांड मैं आपको दे रहा हूं, छोटी सी टिप दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, इसको आप दबाइए, वो पेज वापस आ जाएगा। मैं दबा रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट टी, और देखिए क्या होता है, यहां जादू होता है और वो वापस आ जाता है। अब इतना ही नहीं मित्रों, कई बार मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपसे अचानक पूरा का पूरा क्रोम ही बंद हो गया, आपसे पूरा क्रोम ही बंद हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको पता नहीं है, आपने 10 बहुत जरूरी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स खोले हुए थे, पता नहीं क्या क्या खोला हुआ था, वो कहां से आएंगे। तो या तो आप हिस्ट्री में जाकर के कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, आप अपना क्रोम खोलें और क्रोम खोलने के बाद आप क्या करेंगे, वही याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट टी, और देखिए क्या होता है जादू। सारी की सारी वेबसाइटें जो आपसे बंद हो गई थी, चाहे आज या कल या जब भी, सारे वापस आ जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप मैं आपको ये देना चाहता था, क्योंकि मैं आपसे इंटरनेट ब्राउजर्स की बात कर रहा था। ऐसी टिप्स मैं बीच बीच में देता चलूंगा, हालांकि समय पर निर्भर करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एज ब्राउजर की 2-3 बहुत उपयोगी फीचर्स। ये था क्रोम मित्रों, और अब खोलता हूं मैं एज, जो कि यहां पर मेरे पास है। इसको मैं बंद कर देता हूं और एज खोल देता हूं। ये हुआ एज ब्राउजर, इसमें मैंने मान लीजिए यहां पर एक विंडो खोली और मैं एक वेबसाइट खोलता हूं। जागरण मैंने वेबसाइट खोल दी, और यहां पर मान लीजिए मैंने वही खोल दिया फिर से एनडीटीवी, और उसके बाद मैंने यहां खोल दिया आज तक, मान लीजिए वही दो तीन वेबसाइट्स मैंने खोली। LSU मार्क हो गई और वहां पर जो है वो अब यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ वीडियो चलने लगा। कई बार आपको क्या होता है, ऐसा वीडियो चलने लग जाता है, भारत और चीन दो विशाल ऐसा देश, कोई वीडियो चलने लग हम एक जाता है जब तरह आप से काम माने कर तो रहे आने हैं, वाले दिनों में और दोनों आप नहीं चाहते, प्रतिस्पर्धा में आपके भी आर्थिक 25 यहाँ तौर पर पर टैब्स खोले हुए हैं, देखे इसको जाएंगे। कैसे बंद करेंगे ऐसा मित्रों? दुनिया की हर एक अगर आप एज एजेंसी का ब्राउजर में काम कर रहे हैं दावा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ आज जाएंगे और की क्लिक कर तारीख देंगे, में। देखिए इस अगर जगह हम पर सैन्य तुलना करें आप चीन यहाँ और क्लिक करेंगे और ये बंद हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने पर ही ये बंद हो जाएगा, भले ही वो कहीं भी चल रहा हो, क्योंकि एक तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां पर ये चल रहा है। टैब में ही आपको ऐसा चित्र दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक करें और ये बंद हो जाएगा। तो एक तो ये आपको टिप मैं देना चाहता था कि अगर अचानक कहीं पर कोई वीडियो चल गया और आप जरूरी काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वीडियो चालू हो गया, क्या करेंगे, टैब को देखिए, वहां पर क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो या वो साउंड जो है वो बंद हो जाएगी। आप ये साउंड सुन नहीं पाए होंगे शायद, जहां तक मुझे लगता है। क्या आप ये साउंड सुन पाए थे? जी सुनाई दिया सर। अच्छा, जी जी जी, धन्यवाद। जो सुनाई ये दे रहा था सर। वीडियो में से जो आ रही थी, जी सुनाई दे रही थी। जी सुनाई सुनाई दे सबकी आवाज सुनाई दे रही है सर। धन्यवाद दो धन्यवाद। वीडियो सुनाई दे रही थी, आपकी नहीं सुनाई दे पाई है मैं ठीक से, कि कौन सा टैब बंद करना है हमें। अच्छा, तो देखिए, दोनों आवाजें आपस में टकरा रही थी। अच्छा 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 जी, मैं एक आध और खोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए MSN मैंने वेबसाइट खोली, नहीं, उसके लिए ऊपर जो यू आर व्यूइंग बालेंद्र शर्मा, ये ऊपर कोई अगर बार आ रही है आपकी, तो आप उसको बंद करवा दीजिए, माउस से उसको हटा सकते हैं। अगर आपने जी फुल स्क्रीन किया हुआ है तो उसको वहां से जी। हटा करके आप थोड़ा आगे करके थोड़ा कर्सर को हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। मैंने एग्जिट फुल स्क्रीन किया, लेकिन वो बार नहीं हटेगा। तो बार बालेंद्र को सर, खिसकाइए, आपको आप आगे को स्क्रीन को मिनिमाइज कर खिसकाइए उसको, बार को ड्रैग कर दीजिए। सर थोड़ा सा पॉइंटर का यूज कीजिए। इस ब्लॉक हाँ, इसकी बात कर रहे हैं आप, इस बार बार को की, आगे ड्रैग करिए। इस बार की बात कर रहे हैं क्या? ये जो हाँ नीली फुल स्क्रीन जिसमें लिखा है यू आर व्यूइंग बालेंद्र शर्मा दासी स्क्रीन, वो हाँ, वाली। हाँ। वो बालेंद्र सर को नहीं दिखेगी सर, सिर्फ मुझे नहीं आपका दिखेगी। आपको नहीं देखी, हमें सबसे ऊपर आ रही है। तो आप उसको ड्रैग करके साइड में कर लीजिए, फिर आपको वाला पॉइंट दिखाई देगा आज ये तक वाला। नीचे जा पा रही है बस, नीचे नहीं जा पा रही है, ऊपर ही रहती है, साइड में ड्रैग हो रही है। देखिए अब दिख रहा है, अब ठीक है, अब तो हो गया ना? हाँ अभी आ गया है, अभी दिख रहा है। धन्यवाद। साइड में कर लिया है, ड्रैग हो गई है। जी धन्यवाद। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी वेबसाइटें खोल लेते हैं, टैब्स खोल लेते हैं, और उनमें से 2-4 में वीडियो चलने शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता अब कहाँ जाए। मान लीजिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अब कहाँ से बंद करेंगे आप? उस समय तो आप वैसे ही थोड़े से घबराहट में होते हैं, कहाँ ढूंढेंगे, किस पेज पर कहाँ चल रहा है। तो एज में ऐसे आपको ये देखिए फिर से आ गई, ये अपने आप आ जाता है। एज में क्या होता है कि ये, इसको मैं, हाँ ये चला गया। एज में क्या होता है कि यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाना शुरू हो गया, और ये असल में ये वीडियो था जो चल रहा था। मैं इसमें से कोई भी एक दूसरा पेज खोलता हूँ। बीच वाला था फाइल, ये जो आर्मी वाला।
जी, तो जो भी जिस पेज में भी वीडियो चलना शुरू हो गया था ना, वो आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, सबसे ऊपर टैब में। जैसे आपने 25 टैब खोली है, लेकिन आपको यहाँ टैब में ही उसका एक साउंड का जो या निशान होता है ना, एक स्पीकर का निशान, वो आएगा। उसको क्लिक कर दीजिए, तुरंत वहीं से बंद हो जाएगा, आपको पेजों को खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मैं टिप आपको देना चाहता था। यहां पर आपको दिखाई देगा। मैं एक और कोशिश करता हूं कि कोई और पेज खोल लूं तो आपको दोबारा दिखा दूं ये चीज। आज तक कोई मैं दोबारा खोलता हूं, शायद यहां पर उन दिनों भीषण ठंड के मौसम में भारतीय सेना ऊंचाई वाली जगहों को खाली कर देती थी। इसका फायदा उठाकर 1986 में तवांग के देखा आपने, मैंने यहाँ क्लिक किया और ये बंद हो गया। नहीं माना तो भारतीय ढूंढने की जरूरत नहीं कि पेज में वीडियो कहाँ चल रहा है, कौन से टैब में, कहां पर ढूंढूंगा मैं, कैसे करूंगा, कुछ जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये स्पीकर का निशान, इसको क्लिक करिए और आपकी आवाज बंद हो जाएगी वहीं से। यहाँ भी उसकी हार हुई मई 1987 में बिना एक। तो ये एक टिप हुई। अब दूसरी टिप देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आप कोई भी पेज खोलिए, जागरण की मैंने एक वेबसाइट खोली, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की खबर है, या मान लीजिए कोई भी महाराष्ट्र की आदि कोई, मान लीजिए 10 अंकों के ही रहेंगे मोबाइल नंबर, ये मैंने खोला और ये एज ब्राउजर है। अब एज ब्राउजर में क्या होता है कि आप प्राय जब अपने ब्राउजर में जाते हैं तो देखिए क्या कुछ इसमें आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर विज्ञापन आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये बहुत सारे बॉक्स आने शुरू हो गए, फिर ये ज्यादा पड़े हुए खबरें आ गई, फिर इसके बाद नीचे बॉक्स आ गए बहुत सारे, फिर ये वीडियो आ गया, यहाँ पर फोटो गैलरी आ गई, नीचे जाएंगे तो और बहुत कुछ है, बहुत सारे बॉक्स आ गए, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये टैग्स आ गए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ खबर पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे। तो क्या यहाँ पर आपका ब्राउजर आपकी मदद कर सकता है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपका ब्राउजर आपकी कैसे मदद करता है। आप क्या करेंगे, अपनी एड्रेस बार पर जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस बार पर, और यहाँ देखिए किताब का चिन्ह बना हुआ है, एक किताब का चिन्ह बना हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पर ऊपर। इसको क्लिक करिए और फिर देखिए जादू, सब कुछ गायब हो गया और यहाँ पर खबर का हेडिंग आ गया। अब आपको अगर ये खबर का हेडिंग बड़ा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे रीडिंग प्रेफरेंसेज में या ग्रामर टूल्स में, और आप चाहें तो इसको टेक्स्ट प्रेफरेंसेज में जाकर के इसका साइज कम कर दीजिए। ऐसे सारी वेबसाइट का जितना कुछ इसमें क्लटर था वो सब चला गया और सिर्फ क्या रह गया, खबर। देखा आपने? तो मैंने 3 आपको चीजें दिखाई। एक था कि आपसे अगर सारी टैब्स बंद हो जाएं गलती से, या कोई भी टैब बंद हो जाए, तो याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर आप चाहें कि आपका सारा क्लटर चला जाए, इधर उधर की चीजें चली जाए और सिर्फ मतलब की बात आपकी स्क्रीन पर रह जाए, तो आप क्या करेंगे, या किताब का आपको आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। अब एक तीसरी टिप देता हूं। अगर मान लीजिए आप चाहें कि बहुत बड़ा रिसर्च का पेपर है जो आपने यहाँ खोल लिया हिंदी का, और यह बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप पढ़ने के मूड में नहीं है, आराम के मूड में है, तो क्या करेंगे मित्रों, थोड़ा सा अपने माउस को ऊपर की तरफ ले जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक नया बटन दिखाई देगा, रीड अलाउड। इस पर क्लिक करिए और फिर देखिए क्या होता है। 10 अंकों के ही रहेंगे मोबाइल नंबर। TRAI ने 11 डिजिट्स के लिए नहीं की सिफारिश। TRAI ने कहा है कि उसने कभी 11 अंकों के मोबाइल नंबर के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। देखा आपने? तो ये भी याद रखिएगा। इसको कैसे लाएंगे, आप खाली माउस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये नए ऑप्शंस आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि कहीं भी अगर साउंड अचानक चालू हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप टैब्स के ऊपर देखिए, वहां पर क्लिक करते ही वो साउंड बंद हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझसे ये जो पेज है मेरा, ये गलती से बंद हो गया, देखिए पूरा एज बंद हो गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, आप क्या करेंगे, फिर से अपना ब्राउजर खोलेंगे और ऑल्ट शिफ्ट टी दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे, और देखिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी, फिर से सारे पेज वापस। चलिए मैं इसको बंद करता हूं और हम आगे चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। हमने 4 चीजें देखी मित्रों, इंटरनेट ब्राउजर पर हम आ गए। उसके बाद हम आते हैं मोबाइल बनाम कंप्यूटर। तो दोनों में क्या फर्क है? कई बार लोग कहते हैं कि आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया और सब कुछ हम मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारे बुनियादी फर्क हैं। सबसे पहला फर्क यह है कि जो आपका मोबाइल फोन है वो एक कंजम्पशन डिवाइस है, चीजों को कंज्यूम करने के लिए बनाया गया है। बुनियादी रूप से बेसिकली वो एक कंजम्पशन डिवाइस है। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, वहां पर वीडियो कंज्यूम करते हैं, ऑडियो कंज्यूम करते हैं, गाने सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं, ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। आप ईमेल देखते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। आप वेबसाइटों में जाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। ई पेपर जाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। आप ज्यादातर कंज्यूम करते हैं।
और जबकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस है, प्रधान रूप से वो उत्पादकता की युक्ति है या उपकरण है, वहां पर आप क्रिएट करते हैं। तो दोनों में ये ज्यादा बड़ा फर्क जो है वो ये है, एक कंजम्पशन डिवाइस है प्रधान रूप से, हालांकि वहां भी आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में, और दूसरी जो है वो क्रिएशन वेबसाइट है, हालांकि यहां भी आप कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन जो सुविधा आपको मोबाइल पर मिलती है कंज्यूम करने की, चलते फिरते लेटे हुए कहीं भी, वो इस पर नहीं मिलती, और जो क्रिएट करने की सुविधा है वो आपको पीसी पे मिलती है, वो आपको मोबाइल पे नहीं मिलती। तो दोनों का बुनियादी फर्क ये है, एक कंजम्पशन डिवाइस हुई, दूसरी प्रोडक्टिविटी डिवाइस हुई। तो ये तो एक बड़ा बदलाव दोनों के बीच में बड़ा अंतर हुआ। दूसरा बड़ा अंतर क्या है, दोनों की स्क्रीन का साइज ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से छोटी स्क्रीन होने की वजह से वो प्रोडक्टिविटी के काम में नहीं आ पाती, और उसकी दोनों की स्क्रीन का जो ओरिएंटेशन अलग है, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो वर्टिकल है, लंबवत है, जबकि आपकी पीसी की स्क्रीन क्षैतिज है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल है, और इसीलिए ये प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन वाला फर्क आता है। उसके बाद दोनों के प्रोसेसर में फर्क है, आपका जो मोबाइल का प्रोसेसर है वो उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण बड़े काम होंगे, जैसे आपको ग्राफिक्स की एडिटिंग करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ये सब काम किस पर होंगे, आपके पीसी पर। जबकि आपको कंजम्पशन वाले काम होंगे तो कमजोर आपका जो प्रोसेसर है वो भी चलेगा, उसके लिए मोबाइल आपका अच्छा काम करेगा, वीडियो कॉल भी वो आप कर सकेंगे, आप ईमेल कर सकेंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे, आदि आदि। तो प्रोसेसर, दोनों के प्रोसेसर में बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद भंडारण, दोनों में स्टोर करने की क्षमता का बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि आजकल धीरे धीरे मोबाइल पे भी स्टोर करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कई गुना, पीसी पर कई गुना ज्यादा क्षमता आपको दिखाई देगी। उसके बाद मोबाइल पर कीबोर्ड, आपको सिर्फ वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है, पुराने जमाने में आया करते थे, ब्लैकबेरी वगैरह में हार्डवेयर कीबोर्ड भी आते थे, छोटा सा एक कीबोर्ड, कुंजियां आती थी जिनको आप दबाते थे, या फिर पुराने जो फीचर फोन आते थे उनमें एक कीबोर्ड आता था, यानी अंकों वाला कीबोर्ड। लेकिन आपके आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें वर्चुअल कीबोर्ड्स आता है, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि उसकी बहुत कम कुंजियां उस पर आप लिख सकते हैं या बना सकते हैं, डिजाइन में शामिल कर सकते हैं, इसलिए सीमाएं हैं, इसीलिए वो प्रोडक्टिविटी डिवाइस नहीं है, वहां पर आप तेज गति से टाइप नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप बोलकर जरूर वहां टाइप कर सकते हैं, ये सच है। उसके बाद आते हैं माउस का इस्तेमाल आप वहां नहीं कर सकते, हार्डवेयर कीबोर्ड का इस्तेमाल वहां आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप ग्राफिक्स के काम नहीं कर सकते। जहां भी आपको बहुत प्रिसीजन के साथ या बहुत सटीक तरीके से अपने माउस या कर्सर को ले जाने की जरूरत है, वो आप मोबाइल फोन में नहीं कर पाएंगे, तो वो इसकी बड़ी सीमा आ जाती है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, आप अपने कंप्यूटर पर एक साथ, एक तरफ आपने गाना सुना, गाना चल रहा है, दूसरी तरफ वीडियो चल रहा है, तीसरी तरफ आप ईमेल कर रहे हैं, चौथी तरफ आपने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल रखा है, पांचवी तरफ आपने कोई इंटरनेट की साइट खोल रखी है, और सब में आराम से काम चल रहा है मित्रों, है ना। उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, एक ही समय पर बहुत सारे टास्क कर पाना। लेकिन मोबाइल फोन पर मल्टीटास्किंग या तो होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत असुविधाजनक, बहुत छोटे स्तर पर होती है और बहुत असुविधाजनक होती है। एक साथ आप 2-3 काम नहीं कर पाएंगे, बदलना पड़ेगा, एक से दूसरे में जाना पड़ेगा। तो ये बुनियादी तौर पर मोबाइल और कंप्यूटर में ये आपको फर्क मिलेंगे। उसके बाद इंटरनेट बनाम वेब, ज्यादातर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही बात मानते हैं। जैसे आप जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने ये चीज इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, या मैंने ये उन्होंने तो वो इंटरनेट पर आ गए हैं वो सज्जन, आदि आदि, या मैंने अपनी वेबसाइट, मैंने अपनी इंटरनेट जाल बना लिया, या मतलब आमतौर पर होता यह है कि लोग इंटरनेट को ही इस्तेमाल करते हैं, इसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमेशा के लिए, हर स्थिति के लिए। वेब शब्द का इस्तेमाल वो ये समझते हैं कि वेब भी इंटरनेट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। और दोनों में बुनियादी फर्क क्या है मित्रों? बुनियादी फर्क यह है कि जो आपका इंटरनेट है वो एक ढांचे को प्रतिनिधित्व करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, वो कनेक्टिविटी के बारे में बात करता है कि दुनिया भर में जो कंप्यूटरों का नेटवर्क है, यानी जो कंप्यूटर हैं उनके बारे में वो बात कर रहा है, वो हार्डवेयरों के बारे में बात कर रहा है, सॉफ्टवेयरों के बारे में बात कर रहा है, आप कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, वो सामग्री की बात नहीं कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आपके जितने भी ऑडियो हैं, वीडियो हैं, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं, वेबसाइटें हैं, सर्च इंजन की सामग्री है, आपके सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब जो है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये होते हैं वेब, यानी सामग्री जो इंटरनेट पर रखी है वो कहलाती है वेब। और यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं उनको, आप उनको सामग्री भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की सामग्री जो इंटरनेट पर रखी हुई है वो सामग्री है वेब, वो वेब को बनाती है। जबकि इंटरनेट क्या है? वो ढांचा है जिस पर वो रखी हुई है। मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि आप आते हैं, एक टेलीफोन लाते हैं, और उस टेलीफोन में और आपकी आवाज, दोनों में तो फर्क है ना। आप, वो टेलीफोन एक उपकरण है, जबकि आपकी आवाज यहां से दूसरी जगह जा रही, तो आवाज एक दूसरी चीज है।
टेलीफोन सिर्फ एक उपकरण है। उसी तरह से इंटरनेट समझिए कि एक ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कनेक्टिविटी का ढांचा है, और जो वेब है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट या सारी सामग्री जो है वो वेब है। अब दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इंटरनेट तो आपके 60 के दशक में ही आ गया था, 60 के दशक में ही आ गया था, लेकिन जो वेब है वो 90 के दशक में आई है, 1990-91 में वेब आया है, क्योंकि तब जाकर के ये एहसास हुआ कि आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को दूसरों को भेजने के लिए, संदेशों को भेजने के लिए करें इस ढांचे का इस्तेमाल। तब जाकर के वर्ल्ड वाइड वेब बना, जिसको WWW बोलते हैं। पुनः मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, इंटरनेट का मतलब हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके जरिए हम एक दूसरे तक पहुंचते हैं, और वेब का मतलब वो सामग्री जो इस इंटरनेट पर रखी हुई है। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। उसके बाद आते हैं क्लाउड बनाम इंटरनेट। ज्यादातर लोग क्लाउड को इंटरनेट समझते हैं, इंटरनेट को क्लाउड समझते हैं, लेकिन अगेन पुनः यहाँ पर एक बुनियादी फर्क है। इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो ढांचा है, वो कनेक्टिविटी का तंत्र है जिस पर संसाधन रखे हुए हैं। इस बार सामग्री की बात नहीं कर रहा हूं, संसाधनों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे बैठे ही एक लिनक्स का कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि आपके घर में, आपके पास में विंडोज का कंप्यूटर है। अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे लिनक्स का कंप्यूटर? आप खरीदना, या तो आप जाएं और खरीदें उसको, लेकिन एक और आजकल आपके सामने छूट आ गई, और वो ये है कि आप क्लाउड से कनेक्ट करते हैं और वहां पर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जो आप क्लाउड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिनक्स क्या हुआ? ये है सॉफ्टवेयर एज ए प्लेटफॉर्म। अब ये आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सरल तरीके से समझाता हूं कि जो इंटरनेट है उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अब वो चीजें क्या है? 3 तरह की है बुनियादी रूप से। पहली है प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि विंडोज है या लिनक्स है या मैकिन्टोश है या आपके SQL सर्वर है, डेटाबेसेस है, इस तरह की चीजें। तो ये हुए प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको इंटरनेट पर रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? क्लाउड के जरिए आप करते हैं उनको एक्सेस। दूसरा हुआ आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, जो सर्विसेज पुनः क्लाउड का हिस्सा है, यानी इंटरनेट पर रखे हुए एक बहुत बड़े रिसोर्सेज ग्रुप में वो सर्विसेज भी मौजूद है जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं क्लाउड के जरिए। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है कि हम कोई सर्वर नहीं खरीदना चाहते, वो बहुत महंगा पड़ता है, तो हम क्लाउड पे जाएंगे और सर्वर हायर कर लेंगे और उसको अपने सिस्टम में ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोनों में बुनियादी फर्क ये हुआ कि इंटरनेट तो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ढांचा है या कनेक्टिविटी का सिस्टम है, और उस पर जो रिसोर्सेज रखे हुए हैं, उस पर जो सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, या उस पर जो प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं, या उन पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, वो क्लाउड कहलाता है। यानी इंटरनेट पर एक ऐसा बहुत बड़ा एक समझिए संसाधनों का एक ढांचा बना हुआ है जो क्लाउड कहलाता है, जिसको आप दूर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो ये दोनों में फर्क है, इंटरनेट और क्लाउड में। उसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र बहुत होता है, लेकिन बुनियादी रूप से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो मित्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जिस तरह से इंसान के पास मस्तिष्क है, वो सोच समझ सकता है, अगर कोई मशीन लगभग उसी तरह से, अगर मान लीजिए इंसानों की तरह नहीं तो भी कम से कम कुछ हद तक वो काम कर सके जो इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर सकते हैं, तो मशीनों की ये क्षमता जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। यानी इंसानों की क्षमताओं की तरह ही जब मशीनें अगर कुछ कार्य कर सकें, तो वो कार्य करने की उनकी क्षमता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। अब इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात यह है कि मशीनों की सीखने की क्षमता, जब मशीनें सीखना शुरू कर देती है अपने अनुभवों से या इनपुट से या चीजों से, तो वो फिर काफी हद तक इंटेलिजेंट मानी जाने लगती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक प्रमुख अवयव है, मशीनों की सीखने की क्षमता। अब बुनियादी रूप से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ पक्षों को आज हम इस्तेमाल करते हैं प्राय आम आदमी के तौर पर या आम यूजर के तौर पर। और वो क्या है? पहली है टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने की उसकी क्षमता, दूसरी है ध्वनि को पहचानने की क्षमता या ध्वनि पैदा करने की भी क्षमता, तीसरी है भाषा को समझने की क्षमता, भाषा का विश्लेषण करने की, भाषा के भीतर से निष्कर्ष निकालने की क्षमता, चौथा है दृष्टि की क्षमता, चीजों को देखने की क्षमता। यदि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी देखने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आती है। और आप जानते हैं, हमने कई बार आपको दिखाया है कि आप हैंडराइटिंग जब करते हैं, अपनी स्क्रीन पर हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करते हैं और वो टाइप हो जाता है, तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं उस हैंडराइटिंग को देख पा रहा है, तो वो कंप्यूटर की दृष्टि कहलाती है। उसके बाद आजकल कंप्यूटर संवेदनाओं को भी पहचान रहा है, जो कि दृष्टि से कुछ हद तक जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग भी है। और उसके बाद वो स्पर्श को भी पहचानने की क्षमता उसमें आई है।
और यहां तक कि स्वाद और गंध की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंसान में जो क्षमताएं हैं, कुछ हद तक यदि वो क्षमताएं मशीनों में आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो गई है, यानी मानव की तरह ही बुद्धिमत्ता से लैस हो रही है। तो ये हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन बनाम ट्रांसलिटरेशन बनाम लिप्यंतरण और ट्रांसलेशन तो लगभग एक ही बात है, बनाम कंप्यूटर सहाय्य अनुवाद। ट्रांसलेशन को हम सब जानते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, यानी अगर मैं लिखता हूं अंग्रेजी में राम गोज और उसका अनुवाद हो गया राम जाता है, तो ये अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। अगर मैं अंग्रेजी में लिखता हूं राम गोज और वो बदलकर देवनागरी में राम गोज ही हो जाता है, तो वो कहलाएगा ट्रांसलिटरेशन, यानी लिपि उसकी रोमन या लैटिन से बदल करके आपने देवनागरी कर दी, इसलिए वो कहला रहा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन। और उसके बाद तीसरा आ जाता है कंप्यूटर सहाय्य अनुवाद, यानी आजकल कंप्यूटरों में ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कंप्यूटर आधारित भी है और क्लाउड आधारित भी है, जो कि आपको अनुवाद में सहायता करते हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, CAT, या हिंदी में हम कहेंगे कंप्यूटर सहाय्य अनुवाद। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके पुराने कामकाज पर नजर रखते हैं और उसको अपनी मेमोरी में डालते चले जाते हैं, जिसको ट्रांसलेशन मेमोरी बोलते हैं। और उस मेमोरी में आपके आज जैसे आपने जितने भी शब्दों का या जितने भी वाक्यों का अनुवाद किया, ये उसकी मेमोरी में चले जाएंगे, ट्रांसलेशन मेमोरी में। और अगली बार अगर फिर से लगभग उसी तरह से मिलते जुलते कोई शब्द आते हैं या फ्रेजेज आते हैं, तो ये आपकी मेमोरी में से ला करके उनको वहां पर रख देगा आपके सॉफ्टवेयर में, यानी आपको वो शब्द या वो वाक्य दोबारा टाइप नहीं करने पड़ेंगे, दोबारा उनका अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। तो आपका काफी हद तक आपका काम ये आसान करता है। तो ये है कैट टूल्स, CAT। अब प्रमुख कैट टूल्स कैसे हैं, जिनके नाम आप शायद आपने सुना भी होगा। SDL ट्रेडोस एक बहुत ही प्रमुख और जाना माना कैट टूल है, जिसका काफी प्रचुरता से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सबसे महंगा भी है। उसके बाद एक आता है आपका 2-3 और कैट टूल्स हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड फास्ट, वो एक अच्छा कैट टूल है जो कि आपको 2-3 संस्करणों में मिलता है, वो खरीद भी सकते हैं आप उसको, और उसका फ्री वर्जन भी आता है जिसको वर्ड फास्ट एनीवेयर बोलते हैं शायद, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई कैट टूल्स आते हैं। भारत सरकार के CDEC ने भी पिछले दिनों एक कैट टूल बनाया है जो कि इंटरनेट के जरिए चलता है, आप उसका भी इस्तेमाल जरूर करें। उसको कंठस्थ के नाम से लॉन्च किया गया था 2 साल पहले। तो ये हुआ कंप्यूटर सहाय्य अनुवाद, यानी कंप्यूटर की मदद से अनुवाद करना, जो कि ट्रांसलेशन से अलग है, मशीन ट्रांसलेशन से अलग है, जिसमें ज्यादातर काम मशीन खुद करती है। यहाँ पर इंसान काम कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा उसको वाक्यों या शब्दों या फ्रेजेस के जरिए मदद कर रहा है। इस पर भी कभी हम एक सेशन बाद में कर सकते हैं। और अंत में सवाल आता है PDF बनाम ई-बुक। ज्यादातर लोग ये मानते हैं, जब हम ई-बुक की बात करते हैं तो वही समझते हैं कि PDF बना लीजिए अपने नॉवेल का या अपनी रचना का, वही ई-बुक है। तो नहीं मित्रों, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क ये है कि PDF जो है वो अपने आप में उस एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट की इमेज है, एक तरह का फोटो है उसका, ये मानिए। और वो फोटो का मतलब ये हुआ कि वो हर जगह समान उसका ओरिएंटेशन रहता है, मतलब लंबाई चौड़ाई जितनी होगी लगभग उसी अनुपात में वो छोटा या बड़ा होगा। जैसे आपने एक PDF बनाई, आपके PC पर आपने देखा, तो उसका जो नाप है, मतलब उसका जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, वही अनुपात रहेगा अगर आप उसको मोबाइल पर देखते हैं या उसको टैबलेट पर देखते हैं, तो भी अनुपात वही रहेगा, यानी वो डॉक्यूमेंट उसी अनुपात में खुलेगा हर जगह पर। लेकिन अगर आप उसको ई-बुक में बदल देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो टेक्स्ट है वो इमेज नहीं है, वो जो टेक्स्ट है वो फ्लो करता है, उसका अनुपात आपकी डिवाइस के अनुसार बदल जाएगा। मान लीजिए आप एक ई-बुक लेते हैं, जो वास्तविक ई-बुक बोलते हैं जिसको, और उसको आप अपने मोबाइल में खोलेंगे तो भी क्या होगा कि वो मतलब वो मोबाइल की स्क्रीन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगा, यानी उसका जो टेक्स्ट है वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी बड़ा आसानी से बड़ा दिखाई देगा, आप सुविधाजनक आकार में दिखाई देगा। जबकि PDF में ऐसा नहीं होगा। अगर आप PDF को मोबाइल में लाएंगे तो वो अक्षर छोटे हो जाएंगे, लेकिन आप अगर ई-बुक को देखेंगे अपने मोबाइल पर, तब भी आप उनको साफ शब्दों में देख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ई-बुक का जो टेक्स्ट है वो फ्लो करता है, अपने आप को उस उपकरण के अनुरूप ढाल लेता है, उसके अनुसार वो बहता है, वो टेक्स्ट जो है फ्लो करता है या बहता चला जाता है। अब इसका एक मतलब ये हुआ कि आपको आपकी आंखों के अनुरूप आप उसको बड़ी आसानी से उसी आकार में पढ़ पाएंगे, बड़ी आसानी से। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है दोनों में, सबसे बड़ा अंतर जो है वो तो यही है कि एक जो है बहुत लचीला है जबकि दूसरा फिक्स है।
उसके बाद ई बुक में आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ में आप नहीं कर सकते। मल्टीमीडिया से मेरा तात्पर्य है कि ई बुक में आप ऑडियो भी ला सकते हैं, आप चित्र तो खैर पीडीएफ में भी ला सकते हैं, लेकिन ऑडियो नहीं ला पाएंगे, और आप वीडियो भी ला सकते हैं ई बुक्स में। तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करने की क्षमता भी आ गई है, यहाँ तक कि आप चाहें तो उसमें इंटरेक्टिविटी भी है ई बुक में, तो वो भी एक बड़ी क्षमता है उनके साथ में। उसके बाद एक प्रमुख चीज है कि DRM, डिजिटल राइट्स का मैनेजमेंट होता है ई बुक्स में। यदि आपकी कोई किताब है तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं अगर आपने ई बुक फॉर्मेट में उसको रिलीज किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर नहीं कर सकेगा। ये पीडीएफ में नहीं है। हालांकि पीडीएफ में आप पासवर्ड जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वो पासवर्ड तो आजकल पासवर्ड क्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका इस्तेमाल करके शायद वो क्रैक भी कर ले, लेकिन डीआरएम में ऐसा नहीं है। डीआरएम पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये ई बुक में ही होता है, पीडीएफ में नहीं होता। और उसके बाद जो ई बुक है उसके दो प्रमुख फॉर्मेट है, वो आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है ई बुक, एक का नाम है मोबी, और दूसरे का नाम है ईपब। मोबी और ईपब, ये दो फॉर्मेट्स में इसकी फाइलें बनती है। कैसे बनाएंगे? अगर आप ई बुक बनाना चाहते हैं तो कैलिबर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसका इस्तेमाल करें और उसके जरिए बनाएं। हालांकि बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैलिबर एक बहुत आसान और सरल तरीका है जो कि निःशुल्क भी है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग एनोटेशन कर रहे हैं, एक सेकंड मैं इसको डिसेबल कर देता हूं जी। तो ये हुआ ई बुक और पीडीएफ में डिफरेंस या उसके बीच में अंतर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं कुछ चीजों की तरफ जो हिंदी से जुड़ी हुई हैं, और इन पर संक्षेप में बात करके फिर हम बात समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात है मित्रों, पाठ आप हिंदी में जब काम करते हैं तो 5-6 बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जरूरतें हिंदी की। वो क्या है? पहली जरूरत है कि आपको स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है हिंदी में काम करने के लिए, कि कंप्यूटर कुछ स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए, तभी आप हिंदी में सही ढंग से काम कर पाएंगे। अब स्टैंडर्ड्स की जब बात आती है तो सबसे पहले सवाल आता है यूनिकोड का। यूनिकोड के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग यूनिकोड के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, क्योंकि लोग यूनिकोड को प्राय ये समझते हैं कि ये कोई फॉन्ट है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन नहीं, यूनिकोड न तो कोई फॉन्ट है और न ही ये कोई सॉफ्टवेयर है। और ये असल में एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है यूनिकोड, जो ये डिफाइन करता है ये परिभाषा देता है, या ये बताता है कि आपके कंप्यूटर पर या डिजिटल माध्यमों पर टेक्स्ट को, हिंदी के जो पाठ हैं उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, उसको कैसे उसको सहेजा जाएगा। इसका एक स्टैंडर्ड है। सीधे शब्दों में कहें तो एक तालिका है जिसमें ये डाल दिया गया है कि कै शब्द जो है, कै अक्षर जो है, इसको कंप्यूटर में आप कैसे सहेजेंगे, ख को कैसे सहेजेंगे, ग को कैसे सहेजेंगे। इसी तरह से सारी आपकी जितने भी अक्षर हैं हिंदी की देवनागरी के, उनको कंप्यूटर पर या डिजिटल माध्यमों पर कैसे सहेजा जाएगा, इसके नियम, इसकी तालिका, यही यूनिकोड है मित्रों, सरल शब्दों में यदि आपसे कहा जाए। अब यूनिकोड जो है उसमें असल में हिंदी तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की भाषाएं इसमें समर्थित है, लेकिन पूरी भाषाएं अभी तक कवर नहीं हुई है। कुल मिलाकर 154 लिपियां इसमें फिलहाल कवर की गई है यूनिकोड में। भारत की अधिकांश लिपियां इसमें मौजूद है। यूनिकोड जब पहली बार आया था तो 1991 में ये पहली बार जारी किया गया था, और 1991 में ये था 16 बिट का एक स्टैंडर्ड था। और 16 बिट का मतलब ये है कि यूनिकोड में 65,536 कैरेक्टरों को सहेजा जा सकता था। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की सारी भाषाओं के जितने भी कैरेक्टर हैं या लिपियों के जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सबको सहेजने की क्षमता इसमें थी। ये माना गया था उस जमाने में कि पूरी दुनिया की लिपियों में कुल मिलाकर इससे ज्यादा अक्षर क्या होंगे। तो 65,536 अक्षर हैं, उनको किसी जगह स्टोर करने का हमें नियम बनाना है, तो यूनिकोड बनाओ और उसको 16 बिट का एक स्टैंडर्ड बनाओ, ताकि 65,500 के करीब कैरेक्टरों को हम स्टोर कर देंगे कंप्यूटरों में, और उनको दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पता चला कि नहीं, ये 65,536 भी कम पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दूसरे साधन इस्तेमाल किए गए जिसको और इसका जो दायरा था 16 बिट से बढ़ा करके इसको फिर 24 बिट किया गया, और उसके बाद 32 बिट पे ले जाया गया। तो आज के समय में यूनिकोड में मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं, यानी कि 11,12,064 कैरेक्टर यूनिकोड की उस तालिका में स्टोर किए जा सकते हैं। यानी कोई आदर्श फॉन्ट अगर बनाया जाए यूनिकोड का, तो उस फॉन्ट में 11,12,064 अक्षर मौजूद होंगे या चिन्ह मौजूद होंगे। ये है यूनिकोड मित्रों। अब ऐसा आप पूछेंगे कि ऐसा भी कोई फॉन्ट हो सकता है क्या? तो कुछ फॉन्ट ऐसे मौजूद हैं, जैसे एरियल यूनिकोड MS जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या एरियल फॉन्ट जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। उस एक ही फॉन्ट में बहुत सारी भाषाओं के चिन्ह मौजूद हैं इस समय।
यानी एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए आप हिंदी में काम कर लीजिए, उसी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए आप उर्दू में काम कर लीजिए, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप हिब्रू में कर लीजिए, फ्रेंच में कर लीजिए, आप चाहें तो उसी से अरेबिक में कर लीजिए। एक ही फॉन्ट में विभिन्न भाषाओं में काम कर सकते हैं। तो यूनिकोड क्या है? पूरी दुनिया की भाषाओं को सशक्त करने वाला एक मानक, जिसने ये संभव बनाया कि आप सभी भाषाओं में उसी क्षमता के साथ काम कर पाए जैसे कि लोग अंग्रेजी में किया करते थे, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वही काम कर पाए, चाहे मैकिंटोश हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आईफोन हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर जगह पर आप समान रूप से उस भाषा में, अपनी इच्छा वाली भाषा में उसी तरह से काम कर पाए जैसे किसी जमाने में लोग अंग्रेजी में किया करते थे। वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह कि हम सब भी वैसे ही काम करने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? यूनिकोड की बदौलत। उसके बाद आते हैं, ये तो कोई पहली जरूरत हिंदी में काम करने के लिए। दूसरे नंबर पर टेक्स्ट इनपुट की जरूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट इनपुट के कुछ तरीके हैं। टेक्स्ट इनपुट का मतलब क्या है? कंप्यूटर पर टाइप करना या मोबाइल फोन पर टाइप करना, या आप जो भी चीज कंप्यूटर के भीतर स्टोर करना चाहते हैं उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना, यानी उस टेक्स्ट को कैसे हम कंप्यूटर में पहुंचाते हैं उसका तरीका, उस तरीकों को बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट। तो प्राय आप इसको ये देख लीजिए कि हम अपने हार्डवेयर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उस पर जब टाइप करते हैं तो टेक्स्ट जो है हमारी स्क्रीन पर टाइप होते हुए दिखाई देता है और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो ये हुआ टेक्स्ट इनपुट। हमने अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया और इनपुट कर दिया टेक्स्ट। अब हिंदी में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए आज कई तरीके इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन जहां तक कीबोर्ड का सवाल है, हम दो तरह के बुनियादी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है इनस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है ट्रांसलिटरेशन। अब इनके कुछ अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं अलग संस्थानों की तरफ से। जैसे ट्रांसलिटरेशन को कुछ संस्थान फोनेटिक कह देते हैं, कुछ संस्थान उसको कुछ और कह देते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से ये मानिए कि वो ट्रांसलिटरेशन एक मोटा मोटा एक मान्य शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इनस्क्रिप्ट जो है वो भारत का मानक कीबोर्ड है और वो बहुत ज्यादा तकनीकी दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज्यादा काबिल या सक्षम कीबोर्ड लेआउट है, जिसको इनस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्यों है? क्योंकि उसकी डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि बाईं तरफ जो है सारे स्वर आते हैं और दाईं तरफ सारे व्यंजन आते हैं। और आप जानते हैं कि स्वरों का इस्तेमाल आप कम करते हैं, व्यंजनों का इस्तेमाल आप टाइप करते समय अधिक करते हैं। तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको याद रखने में या इस्तेमाल करने में आसानी हो। उसके बाद इनस्क्रिप्ट की जितनी भी कुंजियां हैं, मान लीजिए महाप्राण और अल्पप्राण है, तो जिस कुंजी से महाप्राण आता है उसी से अल्पप्राण आता है। मान लीजिए जिस कुंजी से क आता है उसी से ख आता है, तो आपको सिर्फ एक ही कुंजी याद करने की जरूरत पड़ती है। और उसके पड़ोस में ही आप देखेंगे ऊपर तो ग और घ, वो कुंजी भी उसके पड़ोस में है। यानी अगर आपने सिर्फ एक कुंजी याद कर ली कीबोर्ड पर क वाली, तो आपने 4 कैरेक्टर याद कर लिए, क ख ग घ। ये इसकी वैज्ञानिकता है। अब उसके बाद आप देखिए इनस्क्रिप्ट के सारे जितने भी आधे अक्षर हैं उनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक कैरेक्टर याद करना पड़ता है, वो है हलंत। किसी भी अक्षर के बाद जब आप हलंत टाइप करते हैं तो अपने आप वो अक्षर बदलकर आधा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऑटोमेशन भी है। जब आप एक अक्षर टाइप करते हैं और उसके बाद हलंत लगाते हैं तो वो जो बदलकर दूसरा अक्षर बनता है, तो एक तरह का स्वचालन भी है इसमें, स्वचालित ढंग से भी अक्षर बनते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक अन्य विशेषता इसकी ये है कि अगर आप एक भाषा में इनस्क्रिप्ट में टाइप करना सीख जाते हैं तो भारत की सभी भाषाओं में, ज्यादातर भाषाओं में आप टाइप करना सीख जाते हैं, क्योंकि सब में समान कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, समान उंगलियां, समान तरह से आपको उंगलियां चलानी है और आप किसी भी भाषा में टाइप कर सकेंगे, भले ही वो भाषा भी आपको ना आती हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी मजबूती है। अब मैं आपको यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कुछ चीजें मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों हम इसको कहते हैं कि यूनिकोड को सर्वाधिक समर्थन करने वाला इनस्क्रिप्ट है। और दूसरी बात यह है कि क्यों ये कहा जाता है कि ये सर्वाधिक विज्ञान सम्मत भी है और सर्वाधिक ये शुद्ध भी है, परिशुद्ध भी है। तो मित्रों, मैं इसमें आपको एक दो चीजें टाइप करके दिखाऊंगा जो शायद आपको ट्रांसलिटरेशन के तरीके से टाइप करना मुश्किल लगे। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रत्युत्पन्नमति, तो मैं हिंदी भाषा बदल लेता हूं। देखिए कितना आसानी से इसमें टाइप हो रहा है, बहुत आसानी से। उसके बाद देखिए दूसरा मुश्किल शब्द कर्मण्येवाधिकारस्ते। एक और देखिए किंकर्तव्य विमूढ़। कितनी आसानी से और कितनी तेजी से, सरलता से, शुद्धता के साथ आप इसमें टाइप कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनस्क्रिप्ट को जरूर सीखें। अब यहाँ पर एक मैं दिलचस्प आपको एक शब्द और टाइप करके दिखाऊंगा। मित्रों, राम रक्षा स्रोत में एक श्लोक है जिसकी पहली पंक्ति सिर्फ एक सिंगल वर्ड से बनी हुई है। और मैं प्रायः जब भी टाइपिंग की बात होती है तो लोगों को मैं एक चुनौती देता हूं कि आप उस एक शब्द को टाइप करके बता दीजिए हिंदी में, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में
आप जिस पद्धति से भी टाइप करते हैं वो हिंदी के लिए अनुकूल है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। और वो क्या है वो शब्द, राम रक्षा स्रोत का एक श्लोक है, आत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो वग्रतः पति सदैव गच्छताम। तो इसकी जो पहली पंक्ति है वो सिर्फ एक सिंगल या एक अकेले शब्द से बनी हुई है, आत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो। तो इसको क्या टाइप किया जा सकता है हिंदी में किसी भी पद्धति से? तो जी मेरा कहना है कि आप इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए इसको आसानी से शुद्धता के साथ टाइप कर सकते हैं, और वो मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा। देखिए, आत्तसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो, ये सिंगल वर्ड है, लेकिन इंस्क्रिप्ट से आप इसको भी टाइप कर सकते हैं। तो ये इसकी शक्ति है। फिर से हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखा आपने, इंस्क्रिप्ट ऐसे किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है, आप में से अनेक लोग कहते हैं कि भाई हम करना तो चाहते हैं, इसको सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे सीखें? तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप, मेरी वेबसाइट है balendu.com, वहां जाएं और मैंने निशुल्क वहां पर इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर उपलब्ध कराया है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आप उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग सीख सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये वो सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आप यहाँ क्लिक करिए, अभ्यास शुरू करेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाता है। और अब आप क्या करेंगे, इसमें टाइपिंग करना शुरू कर देंगे इस तरह से, जैसे मैंने ये लिखा और इसने मुझे कहा कि मैंने एक सेटिंग ठीक कर दी है। और इसको आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप इंस्क्रिप्ट में 2-3 दिन में टाइपिंग करना सीख जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। देखा आपने, मैंने टाइप किया और उसने कहा कि मेरी 8% गलतियां हैं। हालांकि मेरी गति जो है 201 कैरेक्टर प्रति मिनट रही, जो कि शानदार है, लेकिन 8% मैंने गलतियां कर दी। क्योंकि मैं रियल टाइम में आपको लाइव दिखा रहा हूं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, और इसमें 11 सेकंड का समय लगा और कुल 3 गलतियां मैंने की है यहाँ पर। तो आप इसका इस्तेमाल करें और एक एक करके यहाँ पर देखिए अभ्यास है, इसमें बढ़ते चले जाइए, और इसके जरिए आप इंस्क्रिप्ट सीख भी सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, 1-2 दिन में आप इंस्क्रिप्ट सीख सकते हैं। और अंत में फटाफट मैं थोड़ा सा एक आध चीजें और कवर कर लूं और उसके बाद हम समापन करेंगे। मित्रों, मैंने आपसे जिक्र किया था एनकोडिंग का, यूनिकोड का। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत ये है कि आपका जो कंप्यूटर है मित्रों, वो आपकी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर समझता है सिर्फ गणित को। वो दुनिया की किसी भी भाषा को नहीं समझता है, वो सिर्फ गणित को समझता है। यानी 0 और 1 को कंप्यूटर समझता है। लेकिन हम काम तो कंप्यूटर में करते हैं अपने टेक्स्ट के जरिए, हम तो उसमें अंग्रेजी में या हिंदी में या तमाम तरह से हम लिखते हैं। तो कंप्यूटर कैसे उसको स्टोर करता होगा या कैसे उसको समझता होगा? तो बीच में एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एनकोडिंग। यानी कि आप कंप्यूटर में जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, जो भी सामग्री आप इस्तेमाल करेंगे, उसको आपको कंप्यूटर के अनुकूल बनाना पड़ता है, कंप्यूटर में स्टोरेज करने के अनुकूल बनाना पड़ता है। तब जाके कंप्यूटर को समझ भी पाता है, प्रोसेस भी कर पाता है और स्टोर भी कर पाता है। अब ये क्या है? यानी जो भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर में, उसको 0 और 1 के रूप में बदल कर इस्तेमाल किया जाना है। आप ये देखिए, यहां पर एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। पहली बात देखिए, यहां पर मैंने इसको अंग्रेजी टेक्स्ट दिया, कंप्यूटर का ने कहा कि नहीं मैं नहीं समझता ये क्या है। रूसी टेक्स्ट दिया, नहीं मैं नहीं समझता। मैंने वहां हिंदी का उसको पाठ दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं समझता। और जब मैंने उसको अंक दिए 0 और 1 वाले, तो कंप्यूटर खुश हो गया, उसने कहा कि हाँ इसे मैं समझता हूं। तो स्वाभाविक है कि यदि कंप्यूटर में आप कोई भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो उसको आपको बदलना पड़ेगा 0 और 1 की भाषा में। अब ये कैसे बदलेंगे? इसके लिए आपको एक तालिका की जरूरत है, जो तालिका ये बताए कि आपका अंग्रेजी का ए जो है वो आपका 0 और 1 के रूप में इस तरह से स्टोर किया जाएगा, अंग्रेजी का बी जो है वो इस तरह से स्टोर किया जाएगा, सी इस तरह से किया जाएगा, डी इस तरह से किया जाएगा, इसी तरह से हिंदी का क इस तरह से किया जाएगा, ख इस तरह से किया जाएगा। सीधी सी बात। यानी जो भी आप काम करते हैं वो 0 और 1 में कैसे स्टोर होगा, इसके नियम बना दिए गए, वही नियम कहलाते हैं एनकोडिंग। अब ये बात सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है कि खाली ये टेक्स्ट पर ही लागू होती हो, हर चीज पर लागू होती है। चाहे आप ध्वनि का इस्तेमाल करें वहां भी लागू होगी, चाहे आप कुछ और इस्तेमाल करें जैसे कि आप चित्र इस्तेमाल करें तो वहां भी लागू होगी। यहाँ देखिए, ए को आप किस तरह से स्टोर करेंगे? ए को आप इस तरह से 0-1-0-0-0-0-0-1 इस तरह से कंप्यूटर में स्टोर होगा, बी इस तरह से होगा, और क को देखिए तो क इस तरह से स्टोर होगा।
100100001010101 ये यूनिकोड में कंप्यूटर में इस तरह से जाकर के स्टोर होता है। इसको कहते हैं एनकोडिंग। आपके टेक्स्ट को इंसान के समझने वाली भाषा से कंप्यूटर के समझने की भाषा में तब्दील करने के नियम या उसकी तालिका। तो आपने देखा कि इस तरह से एनकोडिंग इस्तेमाल होती है। अब आगे देखिए, यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा। ये जो कैरेक्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है मित्रों? ये कंप्यूटर में इस तरह से कुछ स्टोर किया गया है। अगर मैं इसको इंसान के समझने वाली भाषा में बदलूं तो ये है ये मेरा नाम कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर किया जाता है। अब ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? अगर इसको मैं इंसान की भाषा में बदलूं तो ये है, ये मेरा हिंदी का नाम। मेरा हिंदी का नाम इस तरह से कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो आप समझ गए, मैं जिसको पढ़ पा रहा हूं कंप्यूटर उसको इस तरह से 0 और 1 के रूप में पढ़ पाता है। अब यहां देखिए, ये क्या है मित्रों? ये जो बहुत सारे 1 और 0 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? जरा आप में से कोई गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? कल्पना कीजिए, 1-2 लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा। बाइनरी नंबर। हाँ जी हाँ, बाइनरी। जी हाँ, बाइनरी बिल्कुल है। लेकिन ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा होगा? इसमें क्या टेक्स्ट है या क्या चीज है? कोई गेस कर नहीं सकता। असल में ये प्रश्न तो मैंने खैर जिज्ञासा जगाने के लिए पूछा था। ये जो चित्र आपको जी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हो। माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि छोटा शब्द है ना सर, तो वो आज का विषय कम में आ जाएगा। आज का विषय लिखा हो। जी, आज का विषय आपका अच्छा गेस है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ सर कि ये वास्तव में क्या है। वास्तव में ये जो 0 और 1 है, ये है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो मेरा आपकी फोटो ये जो फोटो है चित्र के लिए भी यही अंक इस्तेमाल होते हैं। जी, ये जो मेरा फोटो है कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर किया गया है। तो अब आप समझ गए, फोटो को भी बदलना पड़ेगा कंप्यूटर की भाषा में। और क्यों, कैसे बदलेंगे? एनकोड करेंगे। उसके लिए एक एनकोडिंग इस्तेमाल होगी। और वो एनकोडिंग क्या कहलाती है? जैसे जेपीजी है, आप इस्तेमाल करते हैं, जेपीजी भी एक तरह की एनकोडिंग है, पीएनजी भी एक तरह की एनकोडिंग है। यानी अंकों वाली भाषा को चित्र में बदलना, चित्रों वाली भाषा को अंकों में बदलना, उसके लिए हमें एनकोडिंग की जरूरत है। इसी तरह से टेक्स्ट को अंकों में बदलना, उसके लिए एनकोडिंग चाहिए। स्पीच को अंकों में बदलना, उसके लिए एनकोडिंग चाहिए। आपको वीडियो को अंकों में बदलना, उसके लिए भी एनकोडिंग चाहिए। तो सबकी एनकोडिंग होती है। और इसीलिए यूनिकोड भी एक एनकोडिंग है जो टेक्स्ट को बदलती है इस तरह के फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये यूनिकोड की तालिका है जो बताती है कि किस अक्षर को क्या अंक दिया गया है। इस तरह की तालिका का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से अब अंतिम चरण में हम लोग चलते हैं और एक आध चीजें मैं आपको और दिखा दूं। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, आपने देख लिया। अब इसके बाद हिंदी की जब बात आती है तो सिर्फ एनकोडिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ टेक्स्ट इनपुट से बात नहीं बनेगी। अब आपको जरूरत पड़ती है टेक्स्ट की शेपिंग की, क्योंकि हमारी जो भाषा है उसमें 1-to-1 मैपिंग नहीं होती है। अंग्रेजी में 1-to-1 मैपिंग होती है। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, आपने लिखा इंडिया, तो आपने आई पर टाइप किया तो वहां आपको स्क्रीन पर आई दिखाई देता है, एन तो एन दिखाई देता है, डी तो स्क्रीन पर डी दिखाई देता है। 1-to-1 मैपिंग है अंग्रेजी में। यानी आप जो भी टाइप करते हैं वो वैसे ही टाइप वहां पर दिखाई भी देता है जैसा आप टाइप करते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। आप हिंदी में, चूंकि हमारे यहाँ पर संयुक्त अक्षर भी हैं, उनको हम अलग तरह से टाइप करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए क्षमा लिखना है तो हमने क लिखा, उसके आगे हलंत लगाया, फिर षटकोण वाला श लगाया, तो ये मिलकर के क्ष बन गया। यानी हमने टाइप तो कुछ और किया था और स्क्रीन पर कुछ और आ रहा है। तो ये कैसे आया मित्रों? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि वो जो टेक्स्ट आपने टाइप किया उसको बदल दिया जाए। कंप्यूटर में एक ऐसी व्यवस्था मौजूद हो जो उसको बदल करके उस तरह से दिखाया जैसा कि हम देखना चाहते हैं। जैसे ऐसे देखिए, मैंने लिखा क, उसके बाद मैंने हलंत लगाया मान लीजिए, और फिर मैंने श लगाया इस तरह से। हलंत को तो मैं टाइप करके अलग से दिखाता हूं। मैंने ये लिखा और जब इनको एक साथ लिखता हूं तो ये बदलकर क्षय हो जाता है। देखा आपने? तो ये शेप कैसे बनी? कंप्यूटर इसको अलग अलग क्यों नहीं दिखा रहा है? ये क हलंत श को अलग अलग क्यों नहीं दिखा रहा है? या जैसे मान लीजिए मैंने लिखा श्री या कोई भी अन्य चीज, मैंने मान लीजिए मैंने लिखा वर्ल्ड लिखा मैंने व, अब मैंने लिखा र, हलंत लगाया, उसके बाद ल लिखा, हलंत लगाया और ड लिखा। ये इस तरह से दिखना चाहिए, लेकिन जब मैं इनको एक साथ लिखता हूं तो ये इस तरह से क्यों बन गया? ये इस तरह से ही क्यों नहीं दिखा रहा है कंप्यूटर मुझको? 1-to-1 नहीं है हिंदी में, इसलिए मुझे इस तरह से नहीं दिखा रहा।
बल्कि उनको जोड़ करके ये इस तरह से दिखा रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम करता है एक शेपिंग इंजन, यानी कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी हिंदी भाषा में शब्दों को या अक्षरों को कैसे दिखाया जाएगा, संयुक्ताक्षरों को कैसे दिखाया जाएगा, क्या नियम चलेंगे। आप टाइप तो कुछ करेंगे लेकिन दिखाया किस तरह से जाना है, उसका एक अलग सिस्टम या तंत्र भी इसमें मौजूद है, जिसको बोलते हैं शेपिंग इंजन। और वो शेपिंग इंजन क्या है? उसका नाम है यूनिस्क्राइब। यूनिस्क्राइब नाम का एक सिस्टम मौजूद है आपके कंप्यूटर में जो ये काम करता है। वो आपकी भाषा को आपके भाषा के अनुरूप बना करके, लिपि के अनुरूप बना करके पेश करता है आपके लिखे हुए या आपके टाइप किए हुए अक्षरों को। अब यूनिस्क्राइब विंडोज में शुरू से आता है, लेकिन आजकल इसमें एक और पद्धति भी आ गई है जो थोड़ी और एडवांस्ड है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट राइट। ये इसका काम क्या है? आपके हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी आदि के कैरेक्टर्स को किस तरह से स्क्रीन पर दिखाया जाए, उनका डिस्प्ले कैसे होगा, इसको सुनिश्चित करना। और उसके बाद अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट में भी वो उसी तरह से आए, ये भी सुनिश्चित करना। तो ये हुआ शेपिंग इंजन। ये हिंदी की तीसरी जरूरत थी। डायरेक्ट राइट के स्पेलिंग इंग्लिश में क्या है? राइट, सिंपल सिंपल। राइट क्या है? RIT या WRIT? WRIT। ठीक, थैंक यू। तो ये दो तरह के शेपिंग इंजन मैंने बताया आपको, लेकिन ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टमों पर भी हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जिक्र किया है कि ये आपको लिनक्स में अगर देखेंगे तो पेंगो है, QT है, इस तरह के शेपिंग इंजन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होंगे जो अपनी लिपि में चीजों को जमा करके पेश करते हैं, सही ढंग से पेश करते हैं। अब उसके बाद जरूरत पड़ती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज कैसे करेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका कि यूनिकोड का जो काम है, ये नियम है जो ये भी बताता है कि आपको किन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में कैसे स्टोर करना है अंकों में बदल करके। तो स्टोरेज की समस्या भी हमारी हिंदी की यहाँ पर हल हो जाती है। उसके बाद मुद्दा आता है टेक्स्ट ट्रांसफर का। तो टेक्स्ट का ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे आपने ईमेल आपने बनाई कोई, या आपने व्हाट्सएप पर कुछ टाइप किया, आपने ट्रांसफर किया उसको बीच में, लेकिन रास्ते में वो किसी सर्वर से होकर के गुजर रहा है और वो सर्वर जो है यूनिकोड कंप्लायंट नहीं है, तो आपका सारा जो टेक्स्ट है वो वहां जाकर के बिगड़ जाएगा। तो ट्रांसफर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका टेक्स्ट सही ढंग से इंटरनेट पर ट्रांसफर हो जाए, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए दो चीजें ज्यादा प्रमुखता से इस्तेमाल होती है, एक तो यूनिकोड एनकोडिंग और दूसरी UTF-8। अब UTF-8 जो है वो इंटरनेट के ज्यादा अनुकूल माना जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा जटिल है, इस पर मैं फिलहाल ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज करना तो चाहता था लेकिन फिर समय नहीं है इसके लिए। लेकिन आप ऐसे मान लीजिए कि यूनिकोड जो है उसको थोड़ा सा सरलीकृत रूप है जो इंटरनेट के ज्यादा अनुकूल है। अब UTF-8 में क्या होता है कि फाइलें 8 बिट की भी हो सकती है, 16 बिट की भी हो सकती है। मतलब कैरेक्टर्स जो है 8 बिट में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 16 बिट में भी किए जा सकते हैं, 32 बिट में भी किए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यानी ये रिसोर्सेज को नष्ट नहीं करता, जबकि यूनिकोड में 16 बिट की जरूरत है, 16 बिट में ही हर कैरेक्टर दिखाया जाता है। जब आप UTF-8 का इस्तेमाल करते हैं तो वही कैरेक्टर 8 बिट में भी दिखा दिया जाता है, यानी कि स्पेस बचता है। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा मित्रों, शायद आपने देखी ना हो कि यूनिकोड जो है वो आपके रिसोर्सेज पर थोड़ा हैवी पड़ता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। मैंने कुछ साल पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर मैंने ये कहा कि यूनिकोड है तो बहुत आदर्श चीज, लेकिन समस्या ये है कि यूनिकोड थोड़ा महंगा पड़ता है। तो और मैंने बताई भी वहां पर बहुत सारी बातें, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। और एक अखबार में एक आर्टिकल छपा जिन्होंने मेरी खबर को छापा था कि उन्होंने ये सब कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यूनिकोड महंगा पड़ता है। तो ये एक बात उन्होंने गलत कही। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ये बात कही थी कि यूनिकोड महंगा पड़ता है। पहली बात तो ये कि आपको सॉफ्टवेयर बदलने पड़ गए, जो पहले आप इस्तेमाल करते थे वो सारे बदलने पड़े, तो आपको महंगा पड़ा ना। इसी तरह से आपको हार्डवेयर भी बदलने पड़े, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर जो आपने इस्तेमाल किए ज्यादा क्षमता के थे, उनके लिए ज्यादा हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ गई। लेकिन एक बुनियादी चीज बताता हूं आपको कि यूनिकोड जो है वो स्टोरेज के लिए भी ज्यादा स्पेस चाहिए उसको। आपके कंप्यूटर पर ज्यादा स्टोरेज लेता है यूनिकोड। देखिए मैं बताता हूं कि कैसे। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है मित्रों, मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला यहाँ पर जो अब खुल रहा है। इसमें दो अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मैं नीचे करने की कोशिश करता हूं। हाँ, यहाँ दो टेक्स्ट हैं। ये पहला टेक्स्ट जो है, यहाँ आप नीचे देखेंगे अगर, तो इसमें 161 वर्ड्स है नीचे। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही महीन है ये, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है कि 161 वर्ड्स हैं यहाँ पर हिंदी के। 161 शब्द हैं इसमें फिलहाल।
हिंदी के 161 शब्द हैं। और यहाँ पर एक और मैं फाइल खोल लेता हूं। इस फाइल में मैंने अंग्रेजी में 161 शब्द यहाँ पर अंग्रेजी के लिखे हुए हैं, ये भी 161 है। हिंदी में भी 161 और अंग्रेजी में भी 161, ये दोनों हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ और एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट, इसमें टेक्स्ट फाइल में डाल लेता हूँ कॉपी करके। कुछ लोग म्यूट नहीं किए हुए हैं, मैं म्यूट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में भी 161 वर्ड्स लिए मैंने एक फाइल में, और हिंदी में भी 161 वर्ड्स लिए, और उनको मैंने एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाया। देखिए ये मेरी टेक्स्ट फाइल है जो कि अंग्रेजी की है, इसमें 161 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली, ठीक 161। और ये हिंदी की है, इसमें भी ठीक 161 वर्ड्स हैं। लेकिन अब दोनों फाइलों का अगर आप आकार देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या फर्क है हिंदी और अंग्रेजी में, और एनकोडिंग किस तरह से आपकी फाइलों के आकार को प्रभावित करती है। देखिए मैं अंग्रेजी वाले में गया और इसका फाइल पर मैंने प्रॉपर्टीज पर जाकर क्लिक किया तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा 964 बाइट्स, 964 बाइट्स आ रहे हैं यहां पर, यानी 1 KB से भी कम स्पेस की ये फाइल है। इतना स्पेस लेगी है मेरे सिस्टम में, 964 बाइट्स। ये सिंपल अंग्रेजी की फाइल है जो कि ASCII में स्टोर की गई है, ASCII एनकोडिंग में। और अब मैं हिंदी वाली वही फाइल देखता हूं जो आपको मैंने दिखाई थी, उसमें भी बराबर शब्द है, लेकिन जब राइट क्लिक करता हूं प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो आप यहां देखिए 2.23 KB, 2.23 किलोबाइट्स, यानी ये लगभग उससे 3 गुना से थोड़ी कम, 2.5 गुना स्पेस लिया। समान मात्रा में वर्ड्स ने, समान मात्रा में शब्द हैं दोनों में, लेकिन हिंदी के शब्द भारी पड़ते हैं, वो उनमें थोड़ा वजन है। तो एक तरह से खुश हो जाइए कि हमारी भाषा में वजन है, लेकिन असल में ये एनकोडिंग की बात है कि 16 बिट की एनकोडिंग है, उसका स्टोरेज भी आपके सिस्टम में ज्यादा जगह लेता है। और जो अंग्रेजी है वो 8 बिट एनकोडिंग का इस्तेमाल करती है, जिसको ASCII बोलते हैं, तो वो स्पेस भी कम लेती है। तो ये बहुत बड़ा बुनियादी डिफरेंस है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो कभी जब शुरुआत में ट्विटर ने हिंदी में ट्वीट अलाउ किए थे, तो जितने अंग्रेजी में उन्होंने शब्द की अनुमति दी थी उससे आधे ही हिंदी में लिए जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने उसकी सीमा बढ़ाई, क्योंकि वो स्पेस तो बराबर ही लेते थे ना। इसी तरह से SMS में भी शुरू में ऐसे ही होता था कि 160 आप कैरेक्टर अंग्रेजी में भेज पाते थे, लेकिन हिंदी में उसके आधे ही भेज पाते थे शुरू में। तो क्यों? क्योंकि स्पेस हिंदी वाले जो कैरेक्टर्स थे, यूनिकोड वाले जो कैरेक्टर्स थे, ज्यादा स्पेस घेरते थे। अब अंत में आते हैं हम टेक्स्ट आउटपुट या डिस्प्ले। तो यहां पर डिस्प्ले की जब बात आती है तो फॉन्ट्स की बात आ जाती है। तो 3-4 तरह के फॉन्ट्स के फॉर्मेट हम जानते हैं। पहला है पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट। कभी आपने अगर पुराने जमाने में एडोबी के फॉन्ट्स इस्तेमाल किए होंगे तो शायद आपको ध्यान होगा कि उसके 2 तरह के फॉन्ट्स आते थे, PFB और PFM। एक ही फॉन्ट की 2 फाइलें हुआ करती थी। तो एक फाइल में तो क्या होता था, उसके ग्लिफ्स होते थे, और दूसरी फाइल में उन ग्लिफ्स के नियमों के बारे में डिटेल होती थी। 2 तरह की फाइलें होती थी। पोस्ट स्क्रिप्ट फाइलें जो कि पहले चला करती थी, अब ये नहीं चलती। अभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रचलन से ये दूर हो गई है। उसके बाद आया TTF, ट्रू टाइप फॉन्ट्स। तो जो ट्रू टाइप फॉन्ट्स हैं वो उससे बेहतर थे, लेकिन एक ही सिंगल फाइल इनकी हुआ करती थी। और ट्रू टाइप फॉन्ट जो है वो विंडोज पर भी चलता था, और उसके बाद आप चाहें तो उसको लिनक्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मैक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। TTF दोनों पर इस्तेमाल हो जाता, थोड़ी सी मशक्कत करके। तो ये था TTF, लेकिन इसकी सीमा थी। इसमें जो कैरेक्टर्स आप एनकोड कर पाते थे वो 256, इतने ही आप कैरेक्टर्स को इसमें बना पाते थे। इसलिए कोई भी अगर आप फॉन्ट बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 भाषाओं को सपोर्ट कर सकता था, एक फॉन्ट, सिंगल फॉन्ट। लेकिन उसके बाद जब यूनिकोड आया तो इसके अनुरूप फॉन्ट की भी जरूरत पड़ी, इसके अनुरूप फॉन्ट के फॉर्मेट की भी जरूरत पड़ी, और तब ओपन टाइप फॉन्ट जो है वो जारी किए गए। OTF बोलते हैं इनको। ओपन टाइप फॉन्ट में क्या है, एक ही फॉन्ट में 65,536 चिन्हों को सेव करने की या सहेजने की क्षमता है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एरियल जो है, एरियल यूनिकोड MS, वो एक OTF फॉन्ट है, और उसमें 65,000 कैरेक्टर्स को स्टोर किया जा चुका है। यानी कि बहुत सारी, दुनिया की बहुत सारी भाषाओं के कैरेक्टर्स में मौजूद हैं। आप एक ही फॉन्ट को इस्तेमाल करते हुए एक ही वर्ड के डॉक्यूमेंट में अनेक भाषाओं में टाइप कर सकते हैं। तो ये हुई OTF फॉन्ट की क्षमता। और जो OTF है वो भी लिनक्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मैकिन्टोश पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इन फॉन्ट्स के 3 अलग अलग जो वर्जन थे, इनकी बुनियादी विशेषताएं हैं। OTF सबसे पावरफुल है, बहुत सारी भाषाओं के कैरेक्टर्स को एक साथ वो अपने भीतर रखने में सक्षम है। एक ही फॉन्ट के जरिए आप बहुत सारी भाषाओं में काम कर सकते हैं। इसके कैरेक्टर्स भी बेहतर आते हैं,
और ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर चलता है। अब एक अंतिम जो बात है, फॉन्ट्स की जब बात चली है, तो वेबसाइटों में जो फॉन्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को एक खास फॉन्ट में बनाना चाहते हैं और यूजर के पास वो फॉन्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए किसी जमाने में हम लोग EOT फॉन्ट बनाया करते थे। हम क्या करते थे, सॉफ्टवेयर आता था जिसका इस्तेमाल करते थे और वेब फॉन्ट्स बनाया करते थे। आपका जो यूनिकोड का फॉन्ट है वो कन्वर्ट किया जाता था EOT फॉन्ट में, और उस EOT फॉन्ट को हम जाकर के सर्वर पर अपनी वेबसाइट जहां पर होस्ट की गई है वहां रख देते थे। और उसके बाद आपकी वेबसाइट में जो भी लोग आते थे, अगर उसमें ये वो वाला फॉन्ट इस्तेमाल किया गया तो सब लोग उसको, आपके शब्दों को उसी फॉन्ट में पढ़ पाते थे। एक और होता था PFR, वो भी एक फॉर्मेट था जिसमें आप फॉन्ट बनाया करते थे, वेब फॉन्ट्स बनाया करते थे और उनको इंटरनेट पर डालते थे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आपके सामान्य फॉन्ट ही आप क्या करते हैं, अपने सर्वर पर रखते हैं और सामान्य फॉन्ट को ही आप अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं। वही फॉन्ट आपकी वेबसाइट में दिखाई देंगे। यहां तक कि आप अपने सर्वर पर ना भी रखें, अगर अपनी वेबसाइट में आप एक लिंक का प्रयोग करते हैं वेबसाइट के कोड में, तो किसी दूसरी जगह भी वो फॉन्ट रखा हुआ है किसी दूसरे सर्वर पर, तब भी आप बिना उस फॉन्ट को अपने सर्वर पर फिजिकली रखे हुए भी अपनी वेबसाइट में उस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यूनिकोड के आने के बाद हर स्तर पर फॉन्ट संबंधी, कीबोर्ड संबंधी, भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान लगभग हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है, और इसके साथ ही मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको समाप्त करना चाहूंगा। और मैं अपनी स्क्रीन जो मैंने सेव कर रखी है उसको भी मैं इसके साथ ही समाप्त करना चाहूंगा।